कहानी की शुरुआत एक पुराने और रहस्यमय म्यूजियम से होती है। अचानक कुछ लुटेरे म्यूजियम पर हमला कर देते हैं, गार्ड्स को बेरहमी से मार डालते हैं और वहां रखी सभी कीमती चीजें लूटना शुरू कर देते हैं। तभी वहां एक बिन बुलाया मेहमान आ जाता है, व्हाइट रैबिट। वो डीमन नाइट स्पार्डा की तलवार पर लगी सुरक्षा को तोड़कर उसे हासिल कर लेता है। डीमन नाइट स्पार्डा वही दानव था जिसने डीमन वर्ल्ड के खिलाफ जाकर इंसानों की मदद की थी। लेकिन अगले ही पल व्हाइट रैबिट अपना पहला शिकार करता है और कुछ ही पलों में सभी लुटेरों को मार डालता है। फिर जैसे ही म्यूजियम के गार्ड्स वहां पहुंचते हैं, पूरा म्यूजियम एक जबरदस्त धमाके के साथ उड़ जाता है। अगले ही दिन व्हाइट रैबिट का कारनामा पूरे देश की खबर बन जाता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही था, हमला किसने किया था? आतंकवादियों ने, लुटेरों ने, रूसियों ने, या फिर उन दानवों ने जिनका वजूद आम लोगों के लिए सिर्फ एक कहानी था? दूसरी तरफ एक वैज्ञानिक, राष्ट्रपति और दूसरे वरिष्ठ अधिकारियों को डीएनए जांच की मदद से समझाता है कि म्यूजियम पर हुआ यह हमला किसी इंसान ने नहीं बल्कि दानवों ने किया था। तभी अचानक एक रिकॉर्डिंग सबके सामने आती है जिसमें व्हाइट रैबिट सिर्फ इतना कहता है, फोर्स एज स्पार्डा की तलवार, और बहुत जल्द नरक का दरवाजा खुलने वाला है, यानी डीमन वर्ल्ड सचमुच मौजूद है। दूसरी तरफ हम डांटे को देखते हैं जो हर बार की तरह स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम खाने एक दुकान पर आया हुआ है। तभी एक लड़की उस पर फिदा होकर अपना नंबर दे देती है, लेकिन तभी अचानक आइसक्रीम की दुकान ब्लास्ट की दुकान बन जाती है। डांटे पलक झपकते ही वहां मौजूद सभी लोगों की जान बचा लेता है और तभी धमाके की असली वजह सामने आती है, एक शेप शिफ्टर डीमन। लेकिन डांटे उसे कुछ ही पलों में घुटने टेकने पर मजबूर कर देता है। दूसरी तरफ सैनिक एंजो नाम के एक आदमी का पीछा कर रहे होते हैं क्योंकि उसके पास व्हाइट रैबिट की जानकारी होती है। पूछताछ में एंजो बताता है कि व्हाइट रैबिट उसके पास एक डीमन हंटर की तलाश में आया था जिसका नाम था डांटे। बेचारे का बचपन बहुत मुश्किलों में गुजरा, वही पुरानी दुख भरी कहानी। सिर पर पिता का साया नहीं था और दानवों ने उसकी माँ और उसके भाई को बेरहमी से मार डाला। उसकी पूरी दुनिया ही उजड़ गई। ये सुनते ही वैज्ञानिक डीमन हंटर डांटे का पूरा रिकॉर्ड निकालता है और उसकी पूरी फाइल सबके सामने रख देता है। दूसरी तरफ शेप शिफ्टर डीमन कहता है, ये एम्यूलेट मेरे हवाले कर दो। असल में वो डांटे के लिए नहीं बल्कि उस एम्यूलेट के लिए आया था। लेकिन डांटे उसकी ऐसी पिटाई करता है कि आखिर में वो अपनी जान बचाकर भागने पर मजबूर हो जाता है। दूसरी तरफ एंजो कहता है, जितना मुझे पता था मैंने सब बता दिया। अगर उसकी लोकेशन पूछ रहे हो तो माफ करना, मुझे नहीं पता। तभी विलियम बेंस कहता है, हमें उसकी लोकेशन मिल चुकी है। लेकिन जैसे ही सैनिक उस जगह पहुंचते हैं, व्हाइट रैबिट उन सबको मार डालता है। बस एक सैनिक किसी तरह जिंदा बच जाता है। इसके बाद विलियम बेंस उससे फोर्स एज के बारे में पूछता है कि अफवाहों के मुताबिक फोर्स एज एक ऐसी तलवार है जो एम्यूलेट के साथ मिलकर अपनी असली शक्ति हासिल करती है। यहीं से हमें फोर्स एज की असली ताकत का पता चलता है। अगर फोर्स एज और एम्यूलेट एक हो जाएं, तो डीमन वर्ल्ड और इंसानी दुनिया के बीच बना हुआ अवरोध टूट सकता है। फिर दोनों दुनियाओं के बीच आना जाना संभव हो जाएगा और डीमन वर्ल्ड की पूरी सेना इंसानी दुनिया पर हमला कर देगी। चारों तरफ सिर्फ तबाही होगी और इसी तबाही को रोकने के लिए डार्क कॉम बनाया गया था। तभी अचानक वही सैनिक जो व्हाइट रैबिट के हमले से जिंदा बचा था बताता है कि व्हाइट रैबिट के पास एम्यूलेट का एक टुकड़ा पहले से मौजूद है। उसने दूसरा टुकड़ा हासिल करने की भी कोशिश की थी लेकिन वो नाकाम रहा। और इसी सैनिक की बात से सबको पता चल जाता है कि एम्यूलेट का आखिरी टुकड़ा डीमन हंटर डांटे के पास है। Yes, that's it. दूसरी तरफ हम जारकॉम के हेडक्वार्टर्स को देखते हैं जहां गवर्नमेंट डांटे को पकड़ने के लिए बहुत से गुंडों को हायर करती है। वाइस प्रेसिडेंट सिर्फ एक मिशन देता है, किसी भी हालात में एमुलेट हासिल करना और डांटे को जिंदा पकड़ना। बाकी सोल्जर्स संभाल लेंगे। ये सुनते ही सारे गुंडे हंसने लगते हैं, एक छोटे से लड़के को पकड़ने के लिए इतने लोग। लेकिन जैसे ही $5 लाख का इनाम सुनते हैं, सबकी हंसी गायब हो जाती है। वाइस प्रेसिडेंट उन्हें पूरा प्लान समझाता है। उनका असली काम सिर्फ डांटे का ध्यान भटकाना था। जैसे ही सब निकलते हैं, मैरी आर्कम की एंट्री होती है। वो तुरंत एक गुंडे को रोक लेती है क्योंकि वो असल में एक डीमन होता है और बिना शोर मचाए वहीं उसका काम तमाम कर देती है। क्योंकि डार्क कॉम में डीमंस को पहचानने की सलाहियत और उनसे सबसे ज्यादा नफरत सिर्फ मैरी को थी। फिर विलियम बेंस व्हाइट रैबिट के हमले से बचे सोल्जर को भी इसी मिशन में शामिल कर लेता है। प्लान के मुताबिक एंजो डांटे के घर पहुंचता है और उसे बातों में उलझा कर रखता है। उन दोनों की हर बात एक छिपे हुए डिवाइस के जरिए बाहर खड़े लोग भी सुन रहे होते हैं। डांटे कहता है, तो तूने मुझे आइसक्रीम इसीलिए खिलाई थी क्योंकि एक व्हाइट रैबिट ने तुझे उल्लू बना दिया था? एंजो फिर बातें बनाना शुरू करता है, तुझे देखकर अपन को अपने बेटे की याद आ जाती है। अपन तेरे लिए गोली तक खा सकता है। नहीं, गोली ज्यादा हो जाएगी लेकिन चाकू जरूर खा लेगा। अपन तुझे जानबूझकर कभी मुसीबत में नहीं फंसाएगा। वैसे एक बात बता, बाहर गुंडों की पूरी फौज मुझे पकड़ने क्यों आई है? एंजो कहता है, ये एमुलेट गवर्नमेंट के हवाले कर दे, इनाम बांट लेंगे, 99% मेरा और बाकी जो बचेगा तेरा। फिर डांटे समझाता है कि उसने किसी से वादा किया था कि वो अपनी जान से भी ज्यादा इस एमुलेट की हिफाजत करेगा। ये उसकी खानदानी विरासत है और उसके पास उनकी बस यही आखिरी निशानी बची है और इसे मुझसे कोई नहीं
नहीं छीन सकता। एंजो कहता है जिंदा रहा तो फिर मिलेंगे, लेकिन जाने से पहले हिसाब तो पूरा करके जा। फिर हमें स्पार्डा की वो कहानी बताई जाती है जो इंसानों को पता थी। स्पार्डा एक डीमन नाइट था और डीमन किंग मुंडस का राइट हैंड भी। ये तकरीबन 2000 साल पुरानी बात है, जब डीमन वर्ल्ड और ह्यूमन वर्ल्ड एक दूसरे से जुड़े हुए थे। दोनों दुनियाओं के दरमियान आना जाना बिल्कुल आम बात थी, लेकिन डीमन किंग मुंडस सिर्फ डीमन वर्ल्ड पर हुकूमत करके खुश नहीं था। वो ह्यूमन वर्ल्ड पर भी कब्जा करके पूरी इंसानियत को अपना गुलाम बनाना चाहता था। लेकिन एक दिन स्पार्डा का जमीर जाग गया। उसे एहसास हुआ, यार ये तो वाकई दरिंदगी है, और उसी पल उसने मुंडस के खिलाफ बगावत कर दी। फिर उसने डीमन वर्ल्ड और ह्यूमन वर्ल्ड के दरमियान एक दीवार खड़ी कर दी। दूसरी तरफ डांटे अभी भी उन गुंडों के साथ मजे से खेल रहा होता है, लेकिन उसका गेम खराब करने के लिए अचानक मैरी आर्कम वहां पहुंच जाती है। देखते ही देखते वो डांटे की आंखों के सामने से एमुलेट बड़ी चालाकी से चुरा लेती है और वहां से निकल जाती है। लेडी को लगता है कि उसने डांटे से पीछा छुड़ा लिया, लेकिन अगले ही पल डांटे उसके सामने खड़ा होता है। लेडी तुरंत उस पर एक खास गोली चलाती है, फिर उसके करीब जाकर कहती है तुम भी एक डीमन हो। डांटे मुस्कुराते हुए कहता है मुझे पता है, तुमने ऐसी बॉडी पहले कभी नहीं देखी होगी, देखनी थी तो प्यार से पूछ लेती। यही से हमें पता चलता है कि डांटे असल में एक हाइब्रिड है, आधा इंसान और आधा डीमन। और एमुलेट के लिए लड़ाई एक बार फिर शुरू हो जाती है। एक सीन में डांटे लेडी को पकड़कर कहता है तुम्हें मैं सच में डीमन लगता हूँ? तुम्हें अंदाजा भी नहीं मैंने कितने डीमंस मारे हैं। लेडी जवाब देती है डीमंस हमेशा से डीमंस को ही मारते आए हैं, ताकत में सुपर हीरो लेकिन दिमाग में जीरो। डांटे हंसते हुए कहता है ऐसा है तो फिर तुम मेरी पकड़ में कैसे आ गई? एमुलेट वापस हासिल करने के बाद डांटे पूछता है ये बताओ सब मेरी मॉम के नेकलेस के पीछे क्यों पड़े हैं? लेडी कहती है तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि ये है क्या, बेवकूफ। अगले ही पल लेडी खुद को छुड़ा लेती है और नकली एमुलेट को ग्रेनेड से बदलकर धमाका कर देती है। डांटे एक बार फिर उसका पीछा करता है, लेकिन इस बार वो लेडी के जाल में फंस जाता है। लेडी अचानक उस पर अलग किस्म की गोलियां चलाती है और एक इंजेक्शन लगा देती है, जिसके बाद एक ट्रैकर डांटे के जिस्म में चला जाता है। फिर वो कहती है अब बता कौन किसकी पकड़ में आया। फिर हमें मैरी आर्कम का बचपन दिखाया जाता है। बचपन से ही मैरी को गन्स चलाना बहुत पसंद था, वो भी डीमंस पर। जहां दूसरे बच्चे डीमंस से डरते थे, वहीं मैरी उनका सामना करना और उन्हें जान से मार देना पसंद करती थी। फिर एक दिन मैरी अपनी फैमिली के साथ डीमन वाली फिल्म देखकर घर लौट रही होती है। तभी उन्हें एहसास होता है कि एक अजीब शख्स उन्हें बुरी तरह घूर रहा है। वे अपने कदम तेज कर देते हैं, लेकिन अगले ही पल वो शख्स उनके बराबर आकर एक डीमन में बदल जाता है। मैरी के पेरेंट्स घबरा जाते हैं, लेकिन मैरी बिना डरे अपनी बच्चों वाली पिस्टल निकाल लेती है और डीमन के सामने खड़ी होकर कहती है डरना मत, मैं इसे मार दूंगी। जैसे ही डीमन उस पर हमला करता है, उसी वक्त एक तेज ट्रेन उसे कुचल देती है और मैरी की फैमिली बच जाती है। इस हादसे के बाद मैरी के फादर पुलिस स्टेशन रिपोर्ट लिखवाने जाते हैं, लेकिन उनका मजाक बना दिया जाता है, क्योंकि उस वक्त डीमंस के वजूद का किसी को भी पता नहीं था। असल में मैरी के फादर शुरू से ही डीमंस के वजूद पर रिसर्च कर रहे थे। इसी बात को लेकर मैरी की मॉम उनसे झगड़ रही होती है। वो कहती है अगर तुमने ये रिसर्च बंद न की तो मैं मैरी को लेकर ये घर छोड़ दूंगी। लेकिन मैरी के फादर सिर्फ इतना कहते हैं मुझे कोई परवाह नहीं, मैं ये सब तुम दोनों के लिए कर रहा हूं। मॉन्स्टर्स हमारी दुनिया में दाखिल हो रहे हैं, गवर्नमेंट पर भरोसा नहीं किया जा सकता, हमें खुद को इतना ताकतवर बनाना होगा कि हम उनसे लड़ सकें। तभी उन्हें एहसास होता है कि मैरी उनकी सारी बातें सुन चुकी है। वो उसकी तरफ देखकर सिर्फ इतना कहते हैं फर्क सिर्फ इतना है कि हम उनसे लड़ सकते हैं या नहीं, क्योंकि अगर नहीं लड़े तो हमारा वजूद ही मिट जाएगा। फिर हम प्रेजेंट में वापस आते हैं, जहां डांटे और एम्यूलेट को उनकी मंजिल की तरफ ले जाया जा रहा होता है। दूसरी तरफ साइंटिस्ट एम्यूलेट पर रिसर्च कर रहा होता है। वो कहता है जैसा मैंने सोचा था, ट्रांसमीटर बिल्कुल वैसे ही काम कर रहा है। ये क्वांटम इंटरफेरेंस का आधा हिस्सा बना रहा है, बाकी दूसरे एम्यूलेट के टुकड़े से पूरा होगा। तब एक सोल्जर पूछता है अगर इस एम्यूलेट से दुनिया को इतना ही खतरा है तो इसे तबाह क्यों नहीं कर देते? साइंटिस्ट फौरन जवाब देता है नहीं, हम इसे गलती से भी तबाह नहीं कर सकते। एम्यूलेट का सिग्नल ही उस क्वांटम वॉल को मेंटेन कर रहा है। अगर इसे कुछ हुआ तो दोनों यूनिवर्स एक हो जाएंगे और उसके बाद कितनी तबाही होगी ये कोई नहीं जानता। दूसरी तरफ हमें लेडी के बारे में पता चलता है कि उसने डांटे के जिस्म में सिर्फ ट्रैकर ही नहीं बल्कि एक एक्सप्लोसिव भी इंजेक्ट किया है। अगर डांटे यहाँ से भागने की कोशिश भी करे और 1 माइल का रेडियस क्रॉस करे तो वो डिवाइस खुद ही फट जाएगी और गर्दन में बम फटा तो डांटे का हील होना सिर्फ मुश्किल नहीं नामुमकिन होगा। फिर अचानक विलियम बेंस की कॉल आ जाती है। उसका मकसद डांटे से बात करके एंजो से मिली हर जानकारी को कंफर्म करना था, जैसे बचपन में उसकी पूरी फैमिली मर गई थी और वो आज तक अपने फादर से नहीं मिला वगैरह। ये सुनते ही लेडी कहती है हाँ, ये अकेला नहीं है जिसका बचपन और परिवार दोनों खत्म हो गए। डांटे गुस्से से एंजो की तरफ देखता है। एंजो फौरन कहता है क्या अपन ने कुछ नहीं बताया? हाँ बताया था, अपन मुंह ना खोलता तो ये अपन का मुंह तोड़ देता। फिर विलियम बेंस कहता है इतना तो पक्का है कि तुम आधे डीमन हो, चाहे जितना मर्जी इनकार कर लो। अब विलियम बेंस का सिर्फ एक ही मकसद था, किसी भी हालत में डांटे को अपनी तरफ करना, लेकिन लेडी फौरन मना कर देती है। वो किसी भी हालत में एक डीमन के साथ काम नहीं कर सकती।
सकती। विलियम बेंस उसे समझाता है, सिर्फ इंसानों के भरोसे हम ये जंग नहीं जीत सकते। तुम खुद डाटे की ताकत देख चुकी हो, सोचो अगर इसकी ताकत का सही इस्तेमाल हुआ तो ये हमारे कितना काम आ सकता है। तभी रोड बंद होने की वजह से कॉन्वॉय रुक जाता है। एक सोल्जर बाहर कुछ देखकर लेडी से कहता है, मैं आगे देख कर आता हूँ। दूसरी तरफ साइंटिस्ट को पता चलता है कि एम्यूलेट अपने दूसरे हिस्से की लोकेशन के हिसाब से अपने सिग्नल बदल रहा है। वो फौरन कहता है, इसका मतलब एम्यूलेट का दूसरा हिस्सा यहीं आसपास है। अगले ही पल सामने वाली बिल्डिंग एक जबरदस्त धमाके के साथ उड़ जाती है और पूरा रास्ता बंद हो जाता है। जैसे ही लेडी बाहर देखती है, सामने व्हाइट रैबिट खड़ा होता है और बिना वक्त जाया किए सीधा फायर कर देता है। एक ही पल में पूरी गाड़ी उड़ जाती है। ये देखते ही विलियम बेंस चिल्लाता है, जितने भी बचे हो अपनी जान से भी ज्यादा एम्यूलेट की हिफाजत करो। एंजो फौरन खुशी से कहता है, ये क्या था? क्या हम लोगों को बचाने कोई आया है? डांटे फौरन जवाब देता है, क्या तुझे लगता है हम दोनों को बचाने कोई आएगा? एंजो कहता है, ये तो अपन ने सोचा ही नहीं। तभी एक सोल्जर साइंटिस्ट के सामने अकूस्टिक कहता है, एम्यूलेट मुझे दे दो, मेरे पास ज्यादा महफूज रहेगा। दूसरी तरफ बहुत सारे डीमंस लेडी के सामने आ खड़े होते हैं। एंजो फौरन कहता है, ओए डीमंस, मरने आए हो क्या? अपन का बच्चा डांटे तुम सबका पिछवाड़ा लाल कर देगा। डांटे फौरन कहता है, ये क्या बोल रहा है तू? इस गधे की बात बिल्कुल मत सुनना। दूसरी तरफ व्हाइट रैबिट सीधा उस जगह पहुंच जाता है जहां एम्यूलेट रखा होता है। एंट्री करते ही सबसे पहले वो सारे कैमरे बंद कर देता है। ये देखकर विलियम बेंस गुस्से में कहता है, ये क्या हो रहा है? कैमरे वापस ऑन करो। तभी पीछे से कुछ लोग आते हैं और कहते हैं, एयरफोर्स 2 रनवे पर तैयार है। सर, हमें अभी के अभी आपको किसी महफूज जगह ले जाना होगा। लेकिन अगले ही पल पता चलता है कि ये इंसान नहीं बल्कि एक डीमन है। एक तरफ लेडी डीमन से लड़ रही होती है और दूसरी तरफ व्हाइट रैबिट एंडर्स से कहता है, एमुलेट मेरे हवाले कर दो। और एंडर्स बिना किसी हंगामे के एमुलेट व्हाइट रैबिट को दे देता है। यहीं से पता चलता है कि एंडर्स की दोनों बेटियां व्हाइट रैबिट के कब्जे में है, इसीलिए वो सबको धोखा दे रहा था। वो कहता है, जब अपना परिवार ही नहीं बचा सका तो दुनिया को बचाकर क्या करूंगा? फिर व्हाइट रैबिट एमुलेट के दोनों टुकड़े जोड़ देता है और एक जबरदस्त धमाका हो जाता है। व्हाइट रैबिट और साइंटिस्ट की बातों से पता चलता है कि रिफ्ट खोलने के लिए सिर्फ तलवार और दोनों एमुलेट काफी नहीं थे, अभी भी किसी एक चीज की कमी थी। इसके बाद व्हाइट रैबिट साइंटिस्ट को वहीं मार देता है और एंडर्स को भी जख्मी कर देता है ताकि किसी को उस पर शक न हो। फिर कहता है, तुम्हारा काम अभी खत्म नहीं हुआ। एंडर्स हुक्म के मुताबिक डांटे को आजाद कर देता है और जैसे ही डांटे आजाद होता है वो सीधा व्हाइट रैबिट पर हमला कर देता है। लेकिन व्हाइट रैबिट सीधा एक स्कूल बस पर फायर कर देता है और जाहिर सी बात है, डांटे पहले बच्चों को बचाता है। इसी मौके का फायदा उठाकर व्हाइट रैबिट वहां से निकल जाता है। दूसरी तरफ लेडी से लड़ने वाले डीमंस भी एंजो को लेकर व्हाइट रैबिट के साथ निकल जाते हैं, लेकिन डांटे एमुलेट का पीछा नहीं छोड़ता और सीधा व्हाइट रैबिट के पीछे निकल पड़ता है। असल में ये सब व्हाइट रैबिट का ही प्लान था कि डांटे उसका पीछा करे। व्हाइट रैबिट मुस्कुराते हुए कहता है, कम ऑन, तुम उसे जगा सकते हो। डांटे रास्ते में आने वाले हर डीमन को खत्म करता हुआ व्हाइट रैबिट तक पहुंच जाता है। वो कहता है, जैकपॉट, और जैसे ही गोली चलाने वाला होता है वो 1 माइल का रेडियस क्रॉस कर देता है। अगले ही पल उसकी गर्दन में लगा एक्सप्लोजिव फट जाता है। डांटे के चेहरे का आधा हिस्सा उड़ जाता है, लेकिन वो फिर भी नहीं मरता। व्हाइट रैबिट उसके पास आकर कहता है, मुझे लगता है तुम्हें और भड़काना पड़ेगा स्पार्डा के बेटे। दूसरी तरफ शेप शिफ्टर डीमन सोल्जर्स को मारकर उनका रूप बदल लेता है और लेडी की फोर्स में शामिल हो जाता है। फिर आगे हम देखते हैं कि लेडी व्हाइट रैबिट की लोकेशन की तरफ निकलने की प्लानिंग कर रही होती है, क्योंकि उसने एमुलेट पर भी एक ट्रैकर फिट कर दिया था। फिर हमें डांटे का एक सपना देखने को मिलता है जहां उसकी मॉम, डांटे और उसके छोटे भाई दोनों को एमुलेट का एक हिस्सा देती है और उनसे वादा लेती है कि वे हमेशा इस एमुलेट की हिफाजत करेंगे। एक तरफ डांटे था जिसे आसानी से नींद ही नहीं आती थी और दूसरी तरफ उसका बड़ा भाई वर्जिल जिसकी नींद खुलने का नाम ही नहीं लेती थी। इसीलिए डांटे अपने फादर की कहानी सुनने की जिद करने लगता है, लेकिन जैसे ही उसकी मॉम कहानी शुरू करने वाली होती है तभी डांटे की आंख खुल जाती है। फिर हम उस जगह पहुंचते हैं जहां डांटे की आंख खुलती है। वो खुद को हवा में उड़ते एक एयरप्लेन में पाता है और ये एयरप्लेन विलियम बेंस का होता है जिसे हाईजैक कर लिया गया था। दोनों डीमंस डांटे के होश में आने का इंतजार कर रहे होते हैं, क्योंकि व्हाइट रैबिट के कहने पर वे उसे एक वीडियो दिखाना चाहते थे। वीडियो में व्हाइट रैबिट कहता है, तुम सब मरने वाले हो, लेकिन अगर स्पार्डा का बेटा चाहे तो तुम सब बच सकते हो। दूसरी तरफ लेडी अपनी पूरी टीम के साथ ट्रैकर की लोकेशन पर पहुंच जाती है जो उसने एमुलेट पर लगाया था, लेकिन व्हाइट रैबिट उनके जाल में नहीं फंसता, बल्कि लेडी की पूरी टीम उसके जाल में फंस जाती है। फिर सब एमुलेट तक पहुंचने के लिए ऊपर की तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन तभी कुछ ही लम्हों में लेडी की आंखों के सामने उसकी पूरी टीम एक एक करके मारी जाती है और लेडी उन सब की मौत का जिम्मेदार खुद को मानने लगती है, लेकिन किसी तरह वो लिफ्ट की मदद से अपनी जान बचा लेती है। दूसरी तरफ व्हाइट रैबिट वीडियो में कहता है, अब तक तुम मान ही चुके होगे कि तुम आधे डीमन हो। जरा सोचो, स्पार्डा ने जिस एमुलेट की मदद से दोनों दुनियाओं के बीच की दरार बंद की थी उसका आधा हिस्सा तुम्हारे गले में ही क्यों था? और वो बाप जिससे तुम कभी मिले तक नहीं, जिसने तुम्हारे परिवार को बीच रास्ते में छोड़ दिया, वो कोई और नहीं डीमन नाइट स्पार्डा था। उसने एक जालिम बादशाह के खिलाफ बगावत की और हमें जहन्नुम में कैद कर दिया, फिर खुद इन
इंसानों के बीच हीरो बनकर रहने लगा। स्पार्डा कोई हीरो नहीं बल्कि एक भगोड़ा और कायर था, और तुम भी उसी के रास्ते पर चल रहे हो। ये सुनते ही एंजो कहता है, डांटे अपने बाप की बेइज्जती चुपचाप सुनता रहेगा क्या? फिर व्हाइट रैबिट बताता है कि एयरप्लेन में एक्सप्लोसिव लगा हुआ है और ये डीमंस उसे किसी भी वक्त उड़ा देंगे, लेकिन सबको बचाने का सिर्फ एक ही तरीका है, डांटे अपने अंदर के डेविल को जगा दे। और इतना कहकर वीडियो खत्म हो जाती है। व्हाइट रैबिट का असल मकसद सिर्फ एक था, किसी भी तरह डांटे को उसके डीमन फॉर्म में लाना, चाहे इसके लिए उसे कुछ भी करना पड़ता। इसीलिए ये डीमंस डांटे के पुराने जख्म छेड़ना शुरू कर देते हैं। उसे याद दिलाया जाता है कि जब उसकी मॉम और भाई मारे जा रहे थे तब वो खुद एक डरपोक की तरह कहीं छिप गया था, और बस यहीं से लड़ाई शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ लेडी अपनी जान बचाने का रास्ता ढूंढ रही होती है। तभी दरवाजे के पीछे से एक शख्स कहता है, चले जाओ, तुम हमें भी खतरे में डाल दोगी। लेडी उसे इंसान समझ रही होती है, लेकिन असल में वो एक डीमन था। वो लेडी की बहुत रिक्वेस्ट करने पर उसे अंदर आने देता है और उसे छिपा लेता है। जैसे ही एक ताकतवर डीमन वहां पहुंचता है, उसे कुछ नहीं मिलता और वो वापस चला जाता है। यहीं से लेडी को पता चलता है कि जिसने उसकी जान बचाई थी वो भी एक डीमन है। वो फौरन उस पर गन तान देती है। दूसरी तरफ लड़ाई में डांटे का हाथों एक डीमन मारा जाता है। फिर हम लेडी को देखते हैं जो समझ ही नहीं पा रही होती कि इस डीमन को मारे या जिंदा छोड़ दे। डीमन कहता है, तुम्हें छिपाने के लिए हमने अपनी जान दांव पर लगा दी और तुम हमें ही मारना चाहती हो। हमारे बच्चों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? हमें तुमसे कुछ नहीं चाहिए, बस चली जाओ। लेडी कहती है, तुम्हारे दोस्तों ने मेरी पूरी टीम को मार डाला। डीमन जवाब देता है, तुम हमें उनके जैसा समझ रही हो, लेकिन ये झूठ है, हम उनके जैसे नहीं हैं। लेडी पूछती है, अगर तुम व्हाइट रैबिट के साथी नहीं हो तो फिर यहाँ क्यों हो? डीमन कहता है, हम वहां से भागना चाहते थे और भागने का रास्ता सिर्फ व्हाइट रैबिट के पास था। लेडी पूछती है, कहां से भागना था? फीमेल डीमन जवाब देती है, मकाई से। कोई उसे डीमन वर्ल्ड कहता है और कोई हेल, लेकिन वो हेल नहीं, उससे भी बदतर जगह है। वहां सिर्फ ताकतवर डीमंस ही जिंदा रह सकते हैं, हम जैसे कमजोर नहीं, क्योंकि वहां की हवा ही जहरीली है। वहां कमजोर डीमंस के बच्चे पैदा होते ही मर जाते हैं। लेडी कहती है, वही दुख भरी दास्तान, लेकिन ये तो बताओ व्हाइट रैबिट तुम्हें यहाँ लाया कैसे? डीमन जवाब देता है, अपनी बनाई हुई एक डिवाइस की मदद से। सालों पहले वो मकाई आया था और सबको ह्यूमन वर्ल्ड भेजने का वादा करने लगा। हम जैसे दर्जनों परिवार उसके साथ आ गए, क्योंकि हम सिर्फ अपने बच्चों की जिंदगी बचाना चाहते थे। लेकिन यहाँ आकर पता चला कि हमारे लिए कोई दुनिया बेहतर नहीं है, हम भी तुम्हारी तरह बस जिंदा रहने की कोशिश कर रहे हैं। ये सब सुनने के बाद लेडी वहां से निकलते हुए कहती है, पहले व्हाइट रैबिट का शिकार करूंगी, उसके बाद तुम्हें और बाकी परिवारों को कुछ नहीं होने दूंगी। और फिर वो वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ ब्लू डीमन अपने भाई की मौत पर आग बबूला हो जाता है और गुस्से में आकर पूरे एयरप्लेन को धमाके से उड़ा देता है। अगले ही पल एयरप्लेन के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। हवा के जबरदस्त दबाव की वजह से सभी लोग बाहर की तरफ खिंच जाते हैं और सीधे अपनी मौत की तरफ गिरने लगते हैं। फिर आगे हम देखते हैं कि मेल डीमन फीमेल डीमन के कहने पर अपना दूसरा काम पूरा करने के लिए वहां से निकल जाता है। दूसरी तरफ इस बिल्डिंग को स्पेशल फोर्सेस ने चारों तरफ से घेर लिया होता है, लेकिन रास्ता बंद होने की वजह से वे अंदर नहीं जा सकते थे। फिर हम लेडी को देखते हैं जिसे आखिरकार शेप शिफ्टर डीमन ढूंढ लेता है और वो सिर्फ एक मौके का इंतजार कर रहा होता है लेडी पर हमला करने के लिए। दूसरी तरफ डांटे के साथ कुछ अजीब होने लगता है। इतने सारे लोगों को मौत के मुंह में जाता देख उसके सामने फिर वही दर्दनाक लम्हे आ जाते हैं जब उसकी मॉम उसकी आंखों के सामने मारी जा रही थी। और फिर आखिरकार डांटे की ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो जाती है। देखते ही देखते वो पहली बार अपने डीमन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। दूसरी तरफ लेडी और वो सोल्जर व्हाइट रैबिट की तलाश में एक बार फिर आगे बढ़ते हैं। बातों ही बातों में वो डीमन गलती से मकाई का नाम ले लेता है। लेडी फौरन पूछती है, तुम्हें ये नाम कैसे पता? और बस यहीं से दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। लेकिन कुछ ही लम्हों में वो डीमन लेडी को कमजोर कर देता है और जैसे ही वो उसकी जान लेने वाला होता है, लेडी कहती है, रुको, चलो एक सौदा करते हैं। डीमन हंसते हुए कहता है, देखा जाए तो तुम इस हालत में नहीं हो कि हमसे कोई सौदा कर सको। लेडी जवाब देती है, अगर तुम्हें मेरी जान ही लेनी होती तो रूप बदलकर इतनी देर से मेरे आगे पीछे ना घूम रहे होते। और यहीं से पता चलता है कि शेप शिफ्टर डीमन असल में लेडी का रूप बदलकर डार्क कॉम में घुसना चाहता था और इसलिए उसके लिए लेडी का जिंदा रहना जरूरी था, क्योंकि वो सिर्फ जिंदा लोगों का ही रूप ले सकता था और ये ऑफर वो मान जाता है। दूसरी तरफ फीमेल डीमन लेडी की तलाश में तेजी से उस जगह पहुंचती है और बिना सोचे समझे सीधा हमला कर देती है। लेकिन यहीं एक बड़ा ट्विस्ट आता है, वो असल में लेडी थी ही नहीं बल्कि शेप शिफ्टर डीमन था। अगले ही पल मैरी आर्कम पीछे से निकलकर फीमेल डीमन पर हमला कर देती है और उसे वहीं मार देती है। ये सब मैरी आर्कम का प्लान था जो उसने कुछ ही पलों में बना लिया था। दूसरी तरफ डांटे पहले
पहली बार अपने डीमन फॉर्म में आता है, लेकिन नारुतो की तरह अपना कंट्रोल लूज नहीं करता, बल्कि सबसे पहले उन लोगों की जान बचाता है जो गिरकर कीमा बनने वाले थे। लेकिन तभी ब्लू डीमन अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए डांटे पर हमला कर देता है और उसे फिर से हवा में ले जाता है। दूसरी तरफ लेडी ऑपरेटिंग रूम तक पहुंच जाती है। अब वो आराम से बाहर खड़े अपने सोल्जर्स से बात कर सकती थी। वो ऑर्डर देती है, अब ये सिर्फ मिशन नहीं, रेस्क्यू ऑपरेशन है। व्हाइट रैबिट ने जितने भी डीमंस को कैद कर रखा है और जिन पर एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे हैं, उन सबको बिना नुकसान पहुंचाए किसी महफूज जगह ले जाओ। हमारा असली दुश्मन सिर्फ व्हाइट रैबिट है। सोल्जर्स के पूछने पर लेडी उन्हें बताती है कि वे डीमंस यहाँ तक कैसे पहुंचे और उनकी मदद क्यों करनी चाहिए। इसके बाद वो एक बार फिर व्हाइट रैबिट की तलाश में आगे बढ़ जाती है। दूसरी तरफ डांटे और ब्लू डीमन लड़ते लड़ते उसी तरफ पहुंच रहे होते हैं जहां लेडी मौजूद थी। लेकिन इसी बीच डांटे वापस अपने इंसानी रूप में आ जाता है, क्योंकि वो पूरा डीमन नहीं था, इसलिए अपना डीमन फॉर्म ज्यादा देर तक मेंटेन नहीं कर सकता था। डांटे किसी तरह ब्लू डीमन के हमलों से खुद को कम से कम नुकसान पहुंचने देता है, लेकिन अब उसमें लड़ने की ताकत नहीं बची होती। ब्लू डीमन अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए व्हाइट रैबिट के ऑर्डर्स तक नजरअंदाज कर देता है और डांटे को खत्म करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन तभी लेडी अचानक सिर्फ एक गोली चलाती है और वो वहीं ढेर हो जाता है। फिर लेडी डांटे से कहती है, तुम अभी भी जिंदा हो जोकर? अब क्या मुझे गोली मारोगी मैडम, या जिंदा जलाने का इरादा है, या फिर से मेरे अंदर बम डालोगी, या हाथ में कुछ ऐसा दे दोगी जो बाद में ग्रेनेड बनकर फट जाए? लेडी जवाब देती है, पहले एम्यूलेट ढूंढ लेते हैं, फिर सोचूंगी। तभी लेडी को समझ आ जाता है कि व्हाइट रैबिट को पहले से ही एम्यूलेट पर लगे ट्रैकर का पता था और उसने जानबूझकर उसे यहां तक बुलाया था। गुस्से में लेडी फायरिंग शुरू कर देती है। इसी बीच डांटे को वो डिवाइस मिल जाती है जिसके जरिए व्हाइट रैबिट एक बार फिर उनके सामने आ जाता है। दूसरी तरफ रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा होता है। तभी विलियम बेंस की कॉल आती है। जैसे ही उसे पूरी सिचुएशन का पता चलता है, वो गुस्से से पागल हो जाता है और कहता है, सारे पुराने ऑर्डर्स कैंसल, इन सब घुसपैठिए डीमंस को मार दो। और वही होता है। कुछ डीमंस को गोलियों से मार दिया जाता है और कुछ को जिंदा जला दिया जाता है, बहुत ही दर्दनाक तरीके से। दूसरी तरफ व्हाइट रैबिट कहता है, बहुत जल्द मेरी आर्मी इस सिटी पर हमला करेगी और सबको तड़पा तड़पा कर मारेगी। अगर सबको बचाना चाहती हो तो डांटे को मेरे पास भेज दो। लेडी फौरन पूछती है, डांटे ही क्यों? तुम्हारे पास तलवार और दोनों एम्यूलेट मौजूद है, तो अभी बैरियर क्यों नहीं तोड़ देते? व्हाइट रैबिट मुस्कुराता है और कहता है, क्यों नहीं तोड़ सकता, ये तुम ही बताओ। लेडी फिर डांटे की तरफ देखकर कहती है, अगर ये तुम्हें मारना चाहता तो कब का मार चुका होता, आखिर तुम मुझसे क्या छिपा रहे हो? डांटे हंसते हुए कहता है, मैं स्पार्डा का बेटा हूँ, नो ऑटोग्राफ प्लीज। लेडी हैरान होकर कहती है, अब बता रहे हो? कुछ ही सेकंड्स में लेडी सब समझ जाती है। वो कहती है, डांटे के अंदर स्पार्डा का डीएनए है। स्पार्डा ने बैरियर बनाते वक्त अपना खून इस्तेमाल किया होगा, इसीलिए व्हाइट रैबिट को डांटे का डीमन ब्लड चाहिए। इंसानी खून उसके किसी काम का नहीं था। व्हाइट रैबिट मुस्कुराकर लेडी की तारीफ करता है और कहता है, हम दोनों जानते हैं डांटे कितना जिद्दी है, वो जरूर आएगा। दूसरी तरफ शेप शिफ्टर डीमन अभी भी जिंदा होता है और वापस अपने ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है। व्हाइट रैबिट आखिरी वार्निंग देता है, अगर 30 मिनट के अंदर डांटे के सिवा कोई भी यहाँ आया तो मेरी आर्मी इस पूरे सिटी को तबाह कर देगी। इतना कहकर वो कॉल काट देता है। डांटे हंसते हुए कहता है, अच्छा अब मुझे डीमंस की पूरी फौज से लड़ना है, फिर से वही पुराना बोरिंग काम। तब लेडी को समझ आ जाता है कि व्हाइट रैबिट सिर्फ एम्यूलेट के पीछे नहीं है, बल्कि डार्क कॉम का नामो निशान मिटाना चाहता है। दूसरी तरफ शेप शिफ्टर डीमन को जब पता चलता है कि उसके साथी डीमंस को जिंदा जला दिया गया है, तो बदला लेने के लिए वो पूरी बिल्डिंग ही उड़ा देता है और उस धमाके में वो खुद भी मारा जाता है। लेकिन डांटे किसी तरह खुद को संभालते हुए लेडी की जान भी बचा लेता है। फिर कहानी हमें अतीत में ले जाती है, जहां लेडी के फादर डीमंस पर रिसर्च कर रहे होते हैं, लेकिन उन्हें सिर्फ नाकामी ही मिल रही होती है। वक्त गुजरता जाता है और रिसर्च के चक्कर में वे न जाने कितने अरसे से उसी कमरे में बंद रहते हैं। दूसरी तरफ हमें एक अनजान लड़का देखने को मिलता है। वो बहुत जीनियस था, लेकिन वहां के बदमाश बच्चे उसकी हंसी पल भर में छीन लेते थे। जहां वो रहता था वहां कोई भी उससे प्यार नहीं करता था, सब उससे नफरत करते, मारते पीटते और जलील करते थे। फिर एक दिन जब वो अपनी किताब पढ़ रहा होता है, तभी
अचानक उसके सामने डीमन वर्ल्ड का एक पोर्टल खुल जाता है और वो सीधा डीमन वर्ल्ड में पहुंच जाता है। लेकिन वहां की हवा जहरीली होने की वजह से उसका सांस लेना मुश्किल हो जाता है। तभी एक बहुत बड़ा डीमन उसके सामने आ जाता है और उसका शिकार करने लगता है। जैसे ही वो उसकी जान लेने वाला होता है, एक कमजोर डीमन आकर उसकी जान बचा लेता है, लेकिन लड़का बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को एक ऐसी जगह पर पाता है जहां सिर्फ कमजोर डीमंस रहते थे। धीरे धीरे वो उनके साथ घुल मिल जाता है और डीमंस भी उसे पसंद करने लगते हैं। दूसरी तरफ लेडी को भी अपना अकेलापन दूर करने के लिए एक दोस्त मिल जाता है। एक तरफ लेडी की जिंदगी हंसी खेल से भर रही थी और दूसरी तरफ डीमन वर्ल्ड में उस लड़के की। लेकिन एक दिन खेलते खेलते वे सब एक ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहां सिर्फ ताकतवर डीमंस रहते थे और कमजोर डीमंस गुलामों की तरह जिंदगी गुजार रहे होते हैं। तभी एक छोटे डीमन की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। सिर्फ उसकी ही नहीं, बाकी कमजोर डीमंस का भी वही हाल था। उनकी हालत देखकर उस लड़के की आंखों में आंसू आ जाते हैं। दूसरी तरफ लेडी घर वापस आ रही होती है, लेकिन उसके साथ खेलने वाला दोस्त अचानक गायब हो जाता है। पता नहीं वो कहां चला जाता है। फिर एक दिन लेडी अपने फादर के कमरे में झांकती है, जहां उसके फादर लेडी की मॉम के मना करने के बावजूद खुद को एक इंजेक्शन लगा लेते हैं। लेडी की मॉम लेडी को देखकर मुस्कुरा देती है, लेकिन अगले ही पल इंजेक्शन अपना असर दिखाता है। लेडी के फादर एक डीमन में बदल जाते हैं और देखते ही देखते अपनी वाइफ को मार देते हैं। फिर वे लेडी को भी मारना चाहते हैं, लेकिन लेडी डरती नहीं। इसी बीच कमरे में आग लग जाती है और लेडी मौका देखकर वहां से निकल जाती है, जबकि उसके फादर उसी आग में जलने के लिए खड़े रह जाते हैं। दूसरी तरफ डीमन वर्ल्ड में उस लड़के का सबसे करीबी डीमन दोस्त जहरीली हवा की वजह से मर जाता है। ये देखकर वो फैसला करता है कि अब वो कमजोर डीमंस की मदद जरूर करेगा। एक तरफ लेडी थी जिसने पल भर में अपनी माँ और अपने फादर सब कुछ खो दिया था। वक्त गुजरता गया, लेडी की किस्मत उसे डार्क कॉम तक ले आई और दूसरी तरफ वो लड़का अपने जीनियस दिमाग का इस्तेमाल करते हुए एक ऐसी डिवाइस बना लेता है जो बैरियर में मौजूद दरार को कुछ देर के लिए खोल सकती थी। यहीं से कमजोर डीमंस ह्यूमन वर्ल्ड में आना शुरू कर देते हैं, एक ऐसी दुनिया जहां वे बिना किसी तकलीफ के सांस ले सकते थे। इस काम की वजह से वो लड़का डीमंस के बीच और भी मशहूर हो जाता है। एक तरफ लेडी का मकसद सिर्फ डीमंस को खत्म करना था और दूसरी तरफ उस लड़के का मकसद कमजोर डीमंस को जिंदगी देना। लेकिन वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। एक दिन लेडी उस जगह तक पहुंच जाती है जहां ये कमजोर डीमंस मौजूद थे। दूसरी तरफ वो लड़का और बाकी डीमंस पोर्टल की तरफ भाग रहे होते हैं, क्योंकि वही ताकतवर डीमन एक बार फिर उनके सामने आ खड़ा होता है। जैसे ही पोर्टल खुलता है वे ह्यूमन वर्ल्ड में दाखिल हो जाते हैं, लेकिन सामने का मंजर देखकर लड़का वहीं जम जाता है। उसके सामने उसके डीमन साथी मरे पड़े होते हैं और ये वही जगह थी जहां लेडी की टीम मौजूद थी। लेडी की टीम उन सबको चारों तरफ से घेर लेती है, लेकिन जैसे ही लेडी को पता चलता है कि उनके बीच एक इंसान भी है, वो फायरिंग का ऑर्डर तुरंत रोक देती है। वो लड़का कहता है, हम किसी के लिए खतरा नहीं है, हम सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए यहाँ आए हैं। लेडी फौरन जवाब देती है, अपनी जान बचाने के लिए तुम हमारी दुनिया में डीमंस ले आए हो, अगर इनकी जान बख्श दी तो हमारी जान चली जाएगी। लड़का कहता है, तुम समझ नहीं रही हो, अगर अपनी बंदूकें नीचे कर दो तो शायद मैं तुम्हें सब कुछ समझा सकता हूँ। लेकिन तभी पीछे से वही ताकतवर डीमन हमला कर देता है और हर तरफ गोलियां चलना शुरू हो जाती हैं। देखते ही देखते सब मरने लगते हैं। जब लेडी को समझ आता है कि वो बड़ा डीमन गोलियों से नहीं मरेगा तो वो एक्सप्लोजिव का इस्तेमाल करती है और पूरी जगह एक जबरदस्त धमाके से उड़ जाती है। उस धमाके में वो लड़का किसी तरह जिंदा बच जाता है, लेकिन इतना सब कुछ देखकर उसका दिमाग टूट जाता है। कभी वो हंसने लगता है और कभी रोने लगता है और यही वो पल था जब एक मासूम जीनियस लड़के का दिमाग धीरे धीरे शैतानी दिमाग में बदल गया। फिर साइंस की मदद से वो खुद को एक डीमन में ट्रांसफॉर्म कर लेता है और बन जाता है व्हाइट रैबिट, एक ऐसा इंसान जो अपने डीमन फॉर्म पर पूरा कंट्रोल रखता था। फिर हम प्रेजेंट में आते हैं जहां व्हाइट रैबिट डीमन वर्ल्ड में किसी चीज की तलाश कर रहा होता है। कुछ ही देर में वो अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है। उनकी बातों से पता चलता है कि इसी डीमन की वजह से व्हाइट रैबिट को एमुलेट और डांटे के बारे में इतना कुछ मालूम था। अब उसका मकसद डांटे के भाई वर्जिल का खून हासिल करना था, क्योंकि दोनों भाइयों के खून के बिना बैरियर नहीं टूट सकता था। व्हाइट रैबिट को वर्जिल का खून मिल जाता है। वो डीमन से कहता है, मुझे पता है कि तुम्हारे पास वर्जिल का खून और एमुलेट का एक हिस्सा क्यों था। फिर व्हाइट रैबिट ह्यूमन वर्ल्ड में लौट कर कहता है, सब तैयार हो जाओ, डांटे आ रहा है। दूसरी तरफ लेडी और डांटे धमाके और ऊंचाई से गिरने की वजह से कुछ देर तक बेहोश रहते हैं। होश में आते ही लेडी गुस्से से कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की। लेकिन पीछे मुड़कर देखते ही उसे समझ आ जाता है कि डांटे ने उसकी जान बचाकर सही किया था। लेडी व्हाइट रैबिट से लड़ने के लिए तैयार होती है, लेकिन पहले डांटे की टांग पर गोली मारकर कहती है, मारनी तो तुम्हारी दोनों आंखों के बीच थी। फिर वो डांटे को कैद करते हुए कहती है, इस कयामत को शुरू करने के लिए व्हाइट रैबिट को तुम्हारा खून चाहिए और तुम हो कि खुद ब्लड डोनेट करने जा रहे हो। आगे लेडी को एक अमीरजादा मिलता है जो कहता है, हे बेबी, लिफ्ट चाहिए, पहले कार की सवारी कराऊंगा, फिर अपने घोड़े की। लेडी अपना घोड़ा उसके मुंह में डालती है, उसकी कार लेती है और सीधा व्हाइट रैबिट की तरफ निकल जाती है। दूसरी तरफ व्हाइट रैबिट एंडर से कहता है, तुम्हारा काम अभी खत्म नहीं हुआ, बदकिस्मती से मेरे आखिरी प्लान में एक रुकावट आ गई है। फिर लेडी धमाकेदार एंट्री के साथ व्हाइट रैबिट के पास पहुंचती है और कहती है,
है, अगर एमुलेट मेरे हवाले नहीं किया तो हमारी दोनों दुनियाओं का सबसे फालतू आदमी जलकर राख हो जाएगा। उसके बाद उसका डीएनए सैंपल लेना भी मुश्किल होगा। व्हाइट रैबिट कुछ देर सोचने के बाद एमुलेट उसके हवाले कर देता है। जैसे ही लेडी वहां से जाने लगती है, व्हाइट रैबिट कहता है, अगर डांटे सच में तुम्हारी कैद में होता तो एमुलेट मिलते ही तुम बटन दबा देती। अब ये मत कहना कि तुम्हें उस आधे इंसान से मोहब्बत हो गई है। लेडी बटन दबाकर कहती है, लो देख लो मोहब्बत, लेकिन वो डांटे के बम का रिमोट नहीं बल्कि कार का रिमोट होता है। और फिर दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। लड़ाई तब रुकती है जब डीमन के एक वार से लेडी कुछ देर के लिए पैरालाइज हो जाती है। हालांकि इससे उसकी जान को कोई खतरा नहीं था। व्हाइट रैबिट एमुलेट हासिल करके कहता है, अफसोस मैं तुम्हें दर्दनाक मौत नहीं दे पाऊंगा। जहर की वजह से तुम्हें दर्द महसूस ही नहीं होगा। जैसे ही वो लेडी को मारने वाला होता है, डांटे धमाकेदार एंट्री लेकर उसकी जान बचा लेता है। डांटे को देखकर व्हाइट रैबिट बहुत खुश होता है। वो कहता है, शुरू करने से पहले मैं तुम्हें तुम्हारे बाप की सरजमीन दिखाना चाहता हूँ, वही जगह जहाँ किंग मुंडस का राज है, जिसने तुम्हारे परिवार को मरवाया था। कुदरत का मजाक देखो, स्पार्टा के बनाए बैरियर का सबसे बड़ा फायदा भी मुंडस को ही हुआ। अब वो आराम से डीमंस का खून बहा सकता था, क्योंकि उनके भागने के सारे रास्ते बंद थे। डार्ककॉम और मुंडस एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। फिर व्हाइट रैबिट डांटे को डीमन वर्ल्ड में ले जाता है, जहाँ जहरीली हवा की वजह से डांटे को सांस लेने में मुश्किल होने लगती है। व्हाइट रैबिट कहता है, इस दुनिया को इस हालत तक पहुंचने में सदियां लगी है, रुको और अपने बाप की बगावत का अंजाम देखो। फिर वो डांटे को वापस ह्यूमन वर्ल्ड में फेंक कर कहता है, अब तुम समझ गए होगे कि ये हवा हम जैसे डीमंस के जीने लायक नहीं है, हमें उस दीवार को हर हाल में गिराना होगा। डांटे जवाब देता है, तुम्हें पता भी है कि तुम क्या कह रहे हो, अगर वहां के सारे डीमंस यहाँ आ गए तो इंसान चाहकर भी उन्हें नहीं हरा सकेंगे, करोड़ों लोग मारे जाएंगे। व्हाइट रैबिट कहता है, करोड़ों लोग मरते रहेंगे। हाँ, दीवार गिरने से कमजोर आवाम के साथ दरिंदे भी यहाँ आएंगे, लेकिन एक बदलाव आएगा, एक नई कहानी और संतुलित दुनिया की शुरुआत होगी। अगर एक या दो जनरेशंस को मरना भी पड़ा तो क्या हुआ, आने वाली जनरेशंस की जिंदगी हमेशा के लिए सुधर जाएगी। तुम अपने बाप की नाइंसाफी सुधार सकते हो, तुम्हें बस अपने खून की एक बूंद देनी होगी। डांटे फौरन कहता है, मेरे डैड एक हीरो थे। व्हाइट रैबिट जवाब देता है, तुम्हें इतना यकीन कैसे है, क्या तुम कभी उनके साथ रहे, क्या तुम्हें कभी उन्हें जानने का मौका मिला? लेडी फौरन कहती है, कोई बेवकूफी मत करना गधे, फिर से गोली खाना चाहते हो क्या? डांटे कहता है, अब तुमने समझदारी की बात की, इंसानी दुनिया में होने वाले खून खराबे में मैं किसी भी कीमत पर तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। व्हाइट रैबिट कहता है, तो फिर मुझे खून खराबा करके ही तुम्हारा खून हासिल करना होगा। और फिर लड़ाई शुरू हो जाती है। एक तरफ डांटे डीमन वर्ल्ड में डीमन से लड़ रहा होता है, दूसरी तरफ लेडी व्हाइट रैबिट से कहती है, मुझे पता है कि तुम्हारी डार्क कॉम से कोई पुरानी दुश्मनी है। अपनी असली पहचान दिखाने से पहले व्हाइट रैबिट कहता है, ये कोई इत्तेफाक नहीं है कि इस डरावनी जंग के तीनों अहम किरदारों से उनके घर वाले छीन लिए गए, डांटे, तुम और मैं। जैसे ही लेडी उसका चेहरा देखती है, वो उसे फौरन पहचान लेती है। व्हाइट रैबिट कहता है, मैं तुम्हारा ही बनाया हुआ दरिंदा हूँ, मैरी आर्खम। मैरी को वे सभी दर्दनाक लम्हे याद आने लगते हैं जब अनजाने में उसी के हाथों व्हाइट रैबिट ने इस जंग की शुरुआत करवाई थी। लेडी कहती है, ये नामुमकिन है, तुम तो मर गए थे। दूसरी तरफ डांटे देखते ही देखते सारे डीमंस को मार देता है। इसके बाद डांटे और व्हाइट रैबिट के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। लड़ाई के दौरान डांटे एम्यूलेट हासिल कर लेता है, लेकिन व्हाइट रैबिट फोर्स एज के साथ नीचे पानी में गिर जाता है। और जैसे ही व्हाइट रैबिट पानी में गिरता है, विलियम बेंस अपने सोल्जर्स के साथ वहां पहुंच जाता है। Yes, that's it. फिर हम व्हाइट रैबिट को देखते हैं, जो पानी से बाहर निकलकर अपने ही डीमन साथी की जान ले लेता है, सिर्फ उसका खून हासिल करने के लिए। और देखते ही देखते वो एक बेहद ताकतवर डीमन में ट्रांसफॉर्म होने लगता है। दूसरी तरफ विलियम बेंस अब डीमंस की मौजूदगी पूरी दुनिया के सामने लाने का फैसला करता है। वहीं डांटे और लेडी एम्यूलेट को लेकर बहस कर रहे होते हैं। डांटे कहता है, मेरे अलावा इसकी हिफाजत कौन करेगा? वो चश्मिश, मेरी मानो तो उसने आज तक एक मक्खी भी नहीं मारी, वो सिर्फ ऑर्डर्स देता है और तुम लोगों की लाशें बिछ जाती हैं, उसे किसी की कोई परवाह नहीं है। लेडी जवाब देती है, तुम अभी उसे जानते नहीं हो, वो सख्त जरूर है क्योंकि यहाँ सिर्फ सख्ती ही काम आती है, लेकिन उसे अपनों की बहुत परवाह है, जबकि असल में उसे उनकी एक पैसे की भी परवाह नहीं थी। दूसरी तरफ एंडर्स का सिर्फ एक ही मकसद था, व्हाइट रैबिट की डिवाइस हासिल करना। लेडी और डांटे दोबारा लड़ने ही वाले होते हैं कि तभी एंजो कहता है, लगता है तुम दोनों के बीच मोहब्बत की चिंगारी जल रही है। चोर तो अपुन भी था, लेकिन अपुन को छोड़कर इसे चुन लिया। तभी विलियम बेंस उनके सामने आकर खड़ा हो जाता है। जैसे ही उसे पता चलता है कि व्हाइट रैबिट तलवार और उसके सोल्जर्स के साथ क्या हुआ, वो सिर्फ इतना कहता है, उन सोल्जर्स को तो मरना ही था। ये सुनकर लेडी चौंक जाती है। विलियम बेंस पूछता है, एम्यूलेट कहाँ है? कम से कम तुम उसे तो ले आई हो ना? डांटे फौरन कहता है, रैबिट एम्यूलेट भी अपने साथ ले गया, अगर मिल जाए तो मेरे एड्रेस पर भिजवा देना। विलियम बेंस मैरी से पूछता है, क्या ये सच कह रहा है? लेडी जवाब देती है, जहर की वजह से मैं पैरालाइज थी, जहाँ मैं पड़ी थी वहाँ से मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। इसके बाद विलियम बेंस डांटे को भी अपनी तरफ मिलाना चाहता है, लेकिन डांटे वहाँ से जाने से पहले कहता है, लड़ना भिड़ना इज नॉट माई स्टाइल यार। जब वाकई किसी ताकतवर
ताकतवर डीमन से पाला पड़े और मौत सामने दिखाई दे तब मुझे बुला लेना। विलियम बेंस कहता है, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे जैसे आदमी को यहाँ से जाने दूंगा? मैरी आर्खम, इसे गिरफ्तार कर लो, मुझे अपना ऑर्डर दोहराना पसंद नहीं है। लड़ाई शुरू होने ही वाली होती है कि तभी व्हाइट रैबिट की एंट्री हो जाती है और फिर एक जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। लड़ाई के दौरान व्हाइट रैबिट लेडी और डांटे दोनों को बेहोश कर देता है। वो डांटे का खून लेने ही वाला होता है कि तभी एंजो बीच में आ जाता है। इससे डांटे को होश में आने का वक्त मिल जाता है, लेकिन एंजो को इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। डांटे कहता है, एंजो तुमने ऐसा क्यों किया? एंजो हंसते हुए कहता है, देखा बच्चा, अपुन ने बोला था ना, अपुन तेरे लिए चाकू जरूर खाएगा। और इतना कहते ही एंजो की मौत हो जाती है। एंजो की मौत से डांटे का गुस्सा फूट पड़ता है और लड़ाई दोबारा शुरू हो जाती है, लेकिन डांटे अभी भी व्हाइट रैबिट के इस डीमन फॉर्म का मुकाबला करने के लिए काफी नहीं था। नतीजे में व्हाइट रैबिट एम्यूलेट हासिल कर लेता है। तब डांटे को यह भी पता चलता है कि उसका बड़ा भाई वर्जिल अभी तक जिंदा है, क्योंकि व्हाइट रैबिट वर्जिल का खून एम्यूलेट पर डाल देता है। यह सुनकर डांटे कुछ पल के लिए सोच में पड़ जाता है। इसी मौके का फायदा उठाकर व्हाइट रैबिट तलवार डांटे के आर पार कर देता है। जैसे ही डांटे का खून एम्यूलेट पर गिरता है, बैरियर धीरे धीरे टूटने लगता है और देखते ही देखते डीमंस ह्यूमन वर्ल्ड में आना शुरू हो जाते हैं। व्हाइट रैबिट डांटे की जान लेने ही वाला होता है कि तभी लेडी गोली चलाती है। गोली सीधा निशाने पर लगती है और लेडी कहती है, जैकपॉट, बिल्कुल डांटे के स्टाइल में। व्हाइट रैबिट धीरे धीरे कमजोर होने लगता है और आखिरकार डांटे भी दोबारा अपने डीमन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। देखते ही देखते डांटे व्हाइट रैबिट को जान से मार देता है। फिर एम्यूलेट को फोर्स एज से अलग करके बैरियर दोबारा खड़ा कर देता है। इसके बाद लेडी बड़ी चालाकी से डांटे को अपनी बातों में फंसा लेती है, जैसे अब दोनों दोस्त बन चुके हों। लेकिन अगले ही पल लेडी उसे धोखा देकर कहती है, तुम्हें हिरासत में लेना ही होगा। बेंस ने ठीक कहा था, तुम्हारे खून में बहुत ताकत है, हम तुम्हें और इस तलवार को दुनिया में आजाद नहीं घूमने दे सकते। फिर कहानी हमें 2 घंटे पीछे ले जाती है। यहाँ पता चलता है कि विलियम बेंस को पहले से मालूम था कि एंडर्स उसे धोखा दे रहा है। विलियम उससे पूछता है, व्हाइट रैबिट ने तुम्हें ये डिवाइस देकर क्या करने को कहा था? एंडर्स जवाब देता है, उसने कहा था इसे डिस्ट्रॉय कर दो ताकि ये टेक्नोलॉजी इंसानों के हाथ न लगे, वरना वे इसे डीमंस के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। और बिल्कुल वही होता है। विलियम बेंस एंडर्स को जान से मार देता है और उस डिवाइस की मदद से डीमन वर्ल्ड का पोर्टल खोल लेता है। फिर वो ऑपरेशन इन्फर्नो शुरू करता है और इंसानी फौज डीमन वर्ल्ड पर हमला कर देती है। इसी के साथ पूरी दुनिया को डीमंस के वजूद का पता चल जाता है और यूरोबोरोस डीमन वर्ल्ड में दाखिल हो जाती है। दूसरी तरफ हम उस डीमन को देखते हैं जो असल में डांटे का भाई वर्जिल था। वर्जिल मुंडस के हुक्म पर कमजोर डीमंस को यूरोबोरोस की गुलामी से आजाद करवाने आया था। फिर वर्जिल कहता है, अब इस इंसानी फौज को पता चलेगा कि इन लोगों ने किस तूफान से लड़ने की हिम्मत की है और वो तूफान मैं हूं। और ठीक यहीं पर सीजन 1 खत्म हो जाता है। फिर हम सीजन 2 में प्रवेश करते हैं, जहां हमें पता चलता है कि डांटे को कैद हुए काफी लंबा समय बीत चुका है। उसके ठीक सामने लेडी बैठी है जो डांटे को इस हालत में देखकर साफ तौर पर खुश नहीं है। वो उससे कहती है, एक बार फिर मैं तुम्हें यहाँ अकेला छोड़कर जा रही हूँ। फिर सीन बदलता है और हम देखते हैं कि इंसानों और डीमंस के बीच की जंग पूरी ताकत के साथ चल रही है। असल में मैरी आर्खम, जिसे लेडी के नाम से भी जाना जाता है, एक बहुत खास मिशन के लिए डीमन वर्ल्ड में भेजी गई है और यह विशाल जंग सिर्फ एक ही मकसद के लिए लड़ी जा रही है। मिशन है मुंडस के किले में घुसना और एक बेशकीमती हथियार हासिल करना, एक ऐसा हथियार जो इस जंग का रुख पूरी तरह से हेल के खिलाफ बदल सकता है। हाँ, अब तक आपको समझ आ गया होगा कि इस एक लेजेंडरी हथियार को हासिल करने के लिए अनगिनत जानें कुर्बान की जा रही हैं। लेडी के पास मौजूद डिवाइस उसे उस हथियार की लोकेशन तक ले जा रहा है। रास्ते में बहुत कड़ी सुरक्षा है, लेकिन लेडी के पास एक खास डिवाइस भी है जिसकी मदद से वो इनविजिबल हो सकती है। रास्ते में उसे एक जेल भी मिलती है जहां बेगुनाह कैदियों को बंद करके रखा गया है और जैसा कि उम्मीद थी, लेडी उनकी रखवाली कर रहे मॉन्स्टर को मार देती है और कैदियों को आजाद कर देती है। वे मॉन्स्टर्स उसे बचाने के लिए धन्यवाद देते हैं। इसके बाद हम इस जोकर नाम के आदमी को देखते हैं जो बड़ी चालाकी से जनरल को भड़काता है और उसे किंग के किले में मदद मांगने के लिए भेज देता है। इसके चेहरे से ही पता चल जाता है कि यह किसी बहुत ही खतरनाक खानदान से है। फिर हम देखते हैं कि जनरल इंसानों के खिलाफ मदद के लिए किंग मुंडस से विनती कर रहा है। वो कहता है कि अगर किंग खुद जंग के मैदान में उतर जाएं और अपनी जबरदस्त ताकत का थोड़ा सा हिस्सा भी दिखा दें तो ये जंग तुरंत खत्म हो जाएगी। लेकिन जनरल अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाता कि किंग मुंडस गुस्से में कहता है, पहले तुमने मेरा नाम मिट्टी में मिलाया और अब मेरे ही राज्य में मुझे आदेश देने की हिम्मत कर रहे हो। और अगले ही पल मुंडस जनरल को वही मार देता है। फिर वो कहता है, कितना बेवकूफ है, लेकिन इसकी बात पूरी तरह गलत भी नहीं है। असल प्लान तो किंग को उसके किले से बाहर निकालकर जंग के मैदान तक लाना था ताकि लेडी को उस हथियार को चुराने का मौका मिल सके। और ठीक वैसा ही होता है। किंग मुंडस इस जाल में फंस जाता है। इधर लेडी महल की रखवाली कर रहे मॉन्स्टर्स को मार देती है और चुपके से किंग मुंडस के थ्रोन रूम में पहुंच जाती है।
वो खास हथियार कहीं उसी थ्रोन के अंदर छिपा हुआ है और उसके ठीक ऊपर वो जोकर खड़ा है, अपनी शैतानी मुस्कान के साथ पता नहीं किस बात पर हंस रहा है। यही वो हथियार है जिससे खुद किंग मुंडस भी डरता है। इसी वजह से वो इसे हमेशा अपने पास रखता है। किले के बाहर मुंडस जंग के मैदान में अपनी खौफनाक ताकत दिखाने में व्यस्त है। फिर सीन मुंडस के किले से 1800 मील दूर पश्चिमी माकाई क्षेत्र में शिफ्ट होता है। यहाँ हम एक रहस्यमयी लड़की को देखते हैं जिसे कई मॉन्स्टर्स ने घेर रखा है। मॉन्स्टर्स कहते हैं, लगता है तुम बैटलफील्ड से बहुत दूर भटक आई हो और यहाँ सिर्फ हमारा राज चलता है। तभी डाटे का भाई वर्जिल उन्हें रोकता है और कहता है, इस दुनिया में सिर्फ एक किंग का राज चलता है, क्या तुम अपने किंग के खिलाफ बगावत कर रहे हो? मॉन्स्टर्स जवाब देते हैं, तुम्हारे किंग मुंडस की वजह से ये इंसान हमारी दुनिया में आया है। हम ऐसे बेवकूफ रूलर को फॉलो करने से इनकार करते हैं। वर्जिल शांत होकर कहता है, अब तुम इनकार नहीं करोगे क्योंकि मुझे यहाँ तुम्हारे सिर लेने के लिए भेजा गया है। और फिर मॉन्स्टर्स उस पर हमला कर देते हैं, लेकिन कुछ ही सेकंड्स में वे कीड़ों की तरह मारे जाते हैं। एक बचा हुआ मॉन्स्टर उस लड़की की तरफ दौड़ता है, लेकिन वो लड़की बेहद तेज निकलती है और पलक झपकते ही उस क्रीचर को मार देती है। साफ है कि ये लड़की वर्जिल को पहले से बहुत अच्छी तरह जानती है। वो कहती है, मुझे पता है कि तुम्हारे दोस्त को तुम्हारा ये ह्यूमन फॉर्म पसंद नहीं है। वैसे मैं तुम्हारे लिए यूरोबोरोस का एक मैसेज लाई हूँ। यूरोबोरोस का नाम सुनते ही वर्जिल को अतीत की कुछ बातें याद आने लगती हैं। इसी दौरान लड़की कहती है, वो सांप जो अपनी ही पूंछ खाता है। फिर वो आगे कहती है, उसने मुझे ये बताने के लिए भेजा है कि वो सिर्फ जिंदा ही नहीं है बल्कि पहले से ज्यादा ताकतवर हो रहा है। वो जश्न मना रहा है क्योंकि उसने तुम्हारे डैडी मुंडस से एक बेहद कीमती चीज चुरा ली है, उसका अरकाना चैलिस। ये सुनते ही वर्जिल कहता है, ये नामुमकिन है। लड़की मुस्कुराकर जवाब देती है, बेचारा मासूम वर्जिल, लगता है डैडी मुंडस ने तुम्हें कभी सच बताया ही नहीं, लेकिन यूरोबोरोस हमेशा सच बोलता है। तुम्हारी माँ को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि तुम क्या कह रही हो, मुझे बताओ। लड़की धीरे धीरे पीछे हटती है और खुद को आग लगा लेती है। वो कहती है, अगर इस राज के पीछे का सच जानना है तो अर्थ पर आना, वो तुमसे मिलने के लिए बेताब है। और हाँ, इसके तुरंत बाद सीन फिर बदलता है। टीवी पर एक न्यूज चैनल दिखाया जाता है जिस पर बिल्कुल वही सिंबल होता है जो उस लड़की के शरीर पर था। न्यूज रिपोर्टर बहुत ड्रामेटिक अंदाज में बोल रहा होता है। वो सिंबल डार्क कॉम नाम के एक डोमेन का है, जबकि दूसरा निशान उसका सब डोमेन है। फिर सीन एक बार और बदलता है जहां लेडी जोर से कहती है, मैं डार्क कॉम छोड़ रही हूँ। इसके तुरंत बाद वो चैलेंज सौंपते हुए कहती है, सिर्फ इस एक चीज के लिए तुम लोगों ने अनगिनत इंसानों को मरने के लिए हेल में भेज दिया। डाटे सही कहता था, तुम अपने नीचे काम करने वाले लोगों को कीड़ों की तरह ट्रीट करते हो। ये कहकर वो वहां से जाने लगती है, लेकिन एरियस उसे रोकते हुए कहता है, तुम गलत समय पर जा रही हो, मैं तो तुम्हें प्रमोट करने की सोच रहा था। लेडी जवाब देती है, मुझे लालच नहीं है, और वैसे भी इतने लोगों की जान लेने वाला ये चैलिस तुम्हारे किस काम का है? मैं और लोगों को मरते हुए नहीं देख सकती। एरियस कहता है, ये अरकाना का आखिरी टुकड़ा है। अरकाना के अलावा कोई भी चीज उसे खत्म नहीं कर सकती। अगर जंग सही तरीके से प्लान की जाए तो उसे और उसके पूरे किंगडम को हमेशा के लिए मिटाया जा सकता है और माकाई आजाद हो जाएगा। ये सुनकर लेडी कुछ देर सोचती है और फिर कहती है, ठीक है, मैं प्रमोशन स्वीकार करती हूँ ताकि कोई और यहाँ आकर सब कुछ बर्बाद ना करे। और इसी के साथ लेडी ऑफिशियली एक कमांडर बन जाती है। इसके बाद विलियम बेंस एरियस से कहता है, लगता है अब उसे उसके फादर के बारे में बताने का समय आ गया है। लेकिन एरियस जवाब देता है, पहले हम अपनी आखिरी बैटल जीत लें, फिर उसे बताएंगे। असलियत यह है कि दुनिया की कोई भी ताकत अरकाना या उसके टुकड़ों को नष्ट नहीं कर सकती। अरकाना के 4 हिस्से हैं, मेडालिया, स्पाडा, बास्टोने और छोटा चैलिस। और अब ये सारे टुकड़े एक ही आदमी के हाथ लग चुके हैं, जिसका मतलब है कि वो आखिरकार अरकाना की पूरी ताकत इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन अभी भी एक चीज की कमी है, वर्जिल। इसीलिए वे उसे अर्थ पर लाने के लिए पहले ही जाल बिछा चुके हैं। पहला चारा वो रहस्यमयी लड़की थी और दूसरा जोकर है, जिसका असली नाम जेस्टर है। सच कहे तो उस लड़की के कामयाब होने के चांस बहुत कम थे, लेकिन जेस्टर इतना खतरनाक तरीके से लोगों को मैनिपुलेट करता है कि वो कुछ ही पलों में वर्जिल को अपने जाल में फंसा लेता है और अपना मिशन पूरा कर देता है। आखिर जो आदमी एक किंग को उसके थ्रोन से उठाकर बैटलफील्ड तक ले जा सकता है, वो लगभग कुछ भी कर सकता है। वर्जिल को पकड़ने के लिए खास बुलेट्स पहले ही बनाई जा चुकी हैं और वे डाटे के डीएनए से तैयार की गई हैं। बाद में हम देखते हैं कि जैसे ही एरियस अपने ह्यूमन फॉर्म में डीमंस की एक मीटिंग में आता है, पूरा माहौल बदल जाता है। सभी डीमंस बिल्कुल चुप हो जाते हैं। वे वर्जिल को उसके चेहरे पर कुछ नहीं कहते, लेकिन इतनी तेज आवाज में बातें करते हैं कि वो सब सुन सके। फिर आखिरकार वर्जिल खुद किंग मुंडस के सामने पहुंचता है और उसे बताता है कि पश्चिमी वेस्टलैंड्स में उसके नाम की खुलेआम बेइज्जती हो रही है, क्योंकि वहां के डीमंस को पता चल गया है कि मुंडस की वजह से इंसान माकाई में घुसे हैं।
मुंडस जवाब देता है, अगर मैंने तुम्हें व्हाइट रैबिट के पीछे नहीं भेजा होता तो इंसान कभी हमारी दुनिया में आते ही नहीं, लेकिन अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारे फादर की बनाई हुई दीवार जल्द ही गिर जाएगी और अर्थ मेरे पैरों के नीचे होगी। फिर जब वर्जिल को यकीन हो जाता है कि चैलेंज सच में चोरी हो चुका है तो वो अर्थ पर जाकर अर्काना वापस लाने की परमिशन मांगता है। मुंडस कहता है, बस ये ध्यान रखना कि उस दुनिया से तुम्हारा रिश्ता तुम्हारे मिशन के बीच न आए। और हाँ, वो साफ तौर पर डांटे की बात कर रहा है। मुंडस ये भी बताता है कि उनके बीच एक गद्दार है, शायद एक से ज्यादा भी। अर्काना के बिना उनकी दुनिया खतरे में है, इसलिए वो तुरंत वर्जिल को निकलने का आदेश देता है। वर्जिल दोनों दुनियाओं के बीच इतनी आसानी से आ जा सकता है, शायद इसलिए क्योंकि वो आधा इंसान और आधा डीमन है। लेकिन बदकिस्मती से जैसे ही वर्जिल अर्थ पर कदम रखता है, आर्मी उसकी मौजूदगी का पता लगा लेती है। उसे पकड़ने के लिए एक के बाद एक हमले किए जाते हैं। प्लान सच में बहुत शानदार होता है और वे कुछ समय के लिए उसे रोकने में भी कामयाब हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही वे डांटे के डीएनए से बनी बुलेट से उस पर हमला करते हैं, वर्जिल कैद से आजाद हो जाता है और कुछ ही सेकंड्स में पूरा खेल पलट देता है। वो सबको उनकी असली जगह दिखा देता है। फिर गुस्से में वो कहता है, तुम में से जो भी अभी बोल सकता है वो मेरे एक सवाल का जवाब देगा। मुझे उस आदमी का नाम बताओ जिसने तुम्हें यूरोबोरोस का निशान दिया है। फिर सीन बदलता है, जहां एरियस उस रहस्यमयी लड़की से कहता है, जैसा सोचा था, तुम्हारी बहन तुम्हें यहां ले आई। लगता है यूरोबोरोस आखिरकार अपने मकसद में कामयाब हो गया। इसके बाद हम एक बार फिर लेडी को डांटे से मिलने आते हुए देखते हैं। वो अपने किए हुए फैसलों पर साफ तौर पर पछता रही होती है। हम देखते हैं कि अब लोग अपने ही प्रेसिडेंट के खिलाफ हो चुके हैं, क्योंकि जनता डीमन वर्ल्ड के साथ किसी भी तरह की जंग नहीं चाहती। और क्या आपको पता है कि बाहर इतना हंगामा चल रहा है, जबकि प्रेसिडेंट अंदर क्या कर रहा है? वो अंदर एक लग्जरी पार्टी एंजॉय कर रहा है, क्योंकि सच कहें तो उसे लोगों की बातों की बिल्कुल परवाह नहीं है। इसी पार्टी में हम एरियस और विलियम बेंस को वर्जिल के बारे में बात करते हुए भी देखते हैं। वे कहते हैं कि देर सवेर वर्जिल खुद चलकर उनके पास आ जाएगा। फिर सीन बदलता है और हमें यूरोबोरोस डिटेंशन फैसिलिटी में ले जाता है, जहां कोई उस फैसिलिटी में घुस जाता है और एंट्रेंस की रखवाली कर रहे एक सोल्जर को मार देता है। इसके बाद सीन वापस उसी पार्टी में आता है, जहां एरियस और विलियम बेंस फैसला करते हैं कि वे डांटे को कैद से रिहा करेंगे ताकि उसे उसके अपने भाई के खिलाफ एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा सके। और डांटे को गवर्नमेंट की साइट पर लाने में मदद करने वाली लेडी होगी, जो उस वक्त फिजिकल ट्रेनिंग में बिजी है। जैसे ही उसे पता चलता है कि डांटे को रिहा किया जा रहा है, लेडी धीरे से कहती है, वो शायद अब मुझसे नफरत करता होगा। फिर सीन दोबारा उसी पार्टी में शिफ्ट होता है, जहां हम प्रेसिडेंट को गुस्से में एरियस और विलियम बेंस का सामना करते हुए देखते हैं। प्रेसिडेंट कहता है, बहुत हो गया, मैंने ये जंग सिर्फ अपना पॉलिटिकल करियर मजबूत करने के लिए शुरू की थी, लेकिन अब बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। अगर ये सब ऐसे ही चलता रहा तो मैं अपनी कुर्सी खो दूंगा। एरियस जवाब देता है, और तुम्हें प्रेसिडेंट भी हमने ही बनाया था। प्रेसिडेंट गुस्से में कहता है, यहाँ कंट्रोल मेरे हाथ में है, और अगर मैं चाहूं तो डीमन वर्ल्ड में तुम्हारे सारे माइनिंग कॉन्ट्रैक्ट्स फाड़कर तुम्हारे मुंह पर फेंक सकता हूं। ये सुनकर एरियस भड़क जाता है और प्रेसिडेंट को धमकी देते हुए कहता है, मैंने हर बड़े मीडिया नेटवर्क में भारी इन्वेस्टमेंट की है। मेरा सिर्फ एक फोन कॉल जाएगा और वही न्यूज दिखाई जाएगी जो मैं चाहता हूं। तुम्हारे हर राज को पूरी दुनिया के सामने लाया जा सकता है। इसी बहस के बीच वो रहस्यमयी लड़की अचानक वहां आ जाती है और एरियस को अपने साथ ले जाती है। ये सब होने के बाद प्रेसिडेंट बेहद गुस्से में आ जाता है। फिर सीन एक बार फिर बदलता है और हमें डांटे के पास ले जाता है, जो एक बहुत डरावना सपना देख रहा है। उस सपने में डांटे अपने भाई वर्जिल से उसे बचा न पाने के लिए माफी मांग रहा है। डांटे कहता है कि उस वक्त वो बहुत डर गया था और उसी डर ने उसे अपने भाई को बचाने से रोक दिया। इसी दौरान डांटे की धड़कन अचानक बहुत तेज हो जाती है और इसी वजह से वो आखिरकार कैद से आजाद हो जाता है। इसके बाद हम डांटे को एक इंटरव्यूअर के सामने बैठे हुए देखते हैं। इंटरव्यूअर उससे पूछता है, तुम जानते हो कि तुम्हें यहाँ क्यों लाया गया है ना? डांटे जवाब देता है, हाँ, मुझे कुछ समय के लिए डार्क कॉम के साथ काम करना है और वे मेरा कुछ साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन भी करना चाहते हैं, लेकिन सच कहूं तो मुझे नहीं पता कि क्यों। वैसे क्या इसे जल्दी खत्म कर सकते हो? मुझे अभी अपने भाई से बात करने जाना है। वो आगे कहता है, पहले मुझे लगता था कि बचपन में उस डीमन अटैक के दौरान वर्जिल भी हमारी माँ के साथ मर गया था, लेकिन अब मुझे पता चला है कि वो जिंदा है और किसी तरह डीमन किंग ने उसका ब्रेन वॉश करके उसे अपना वफादार नौकर बना लिया है, उसी इंसान का नौकर जो हमारे फादर का दुश्मन था। फिर इंटरव्यूअर पूछता है, वो कमांडर आर्खम ही थी ना जिसने तुम्हें धोखा दिया और कैद करवा दिया था? डांटे आराम से जवाब देता है, हाँ, हमारे बीच ऐसा ही चलता रहता है। हम लड़ते हैं, बहस करते हैं और हर समय एक दूसरे को फंसाने की कोशिश करते रहते हैं। ज्यादातर बार वही मुझे मारती है, लेकिन मैं भी एक ताकतवर डीमन हूँ, इसलिए मैं भी उसे उसका जवाब जरूर देता हूँ। फिर सीन बदलता है और आखिरकार हमें पता चलता है कि डांटे के कैद से आजाद होने के बाद असल में क्या हुआ था।
डांटे के कैद से निकलने के बाद कमांडर आर्कम उसके पास आती है और उसे बताती है कि उसका भाई वर्जिल अभी भी जिंदा है। ये सुनते ही डांटे बहुत खुश हो जाता है और कहता है कि वो तुरंत अपने भाई से मिलना चाहता है। लेकिन जैसे ही कमांडर आर्कम उसे बताती है कि वर्जिल अब किंग मुंडस के लिए काम कर रहा है, डांटे पूरी तरह हैरान रह जाता है। उसे यकीन ही नहीं होता कि उसका अपना भाई उसी आदमी के लिए काम कर सकता है जिसने उनकी मां को मारा था। इसी दौरान लेडी डांटे को बचपन की एक निशानी देती है और उससे कहती है, तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो, मैं वादा करती हूँ। फिर आगे बढ़ते हुए हम डांटे को उस टेक्नोलॉजी के बारे में पता लगाते हुए देखते हैं जो उसे अपने भाई वर्जिल तक पहुंचने में मदद करेगी। इसके बाद एरियस डांटे को वो बेरहम कत्लेआम दिखाता है जो वर्जिल ने सोल्जर्स के साथ किया था। जैसे ही डांटे ये देखता है वो पूरी तरह हिल जाता है, जैसे उसने कोई भयानक सपना अपनी आंखों से देख लिया हो। फिर इतने सालों बाद डांटे आखिरकार अपने भाई को दोबारा देखता है। उसे देखकर डांटे कहता है, ये अब मेरा भाई जैसा महसूस भी नहीं होता। वो ऐसा कुछ कैसे कर सकता है? मुझे नहीं पता मुंडस ने उसके साथ क्या किया है, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपने भाई को वापस लेकर आऊंगा। बाद में हम डांटे को हथियार ढूंढते हुए देखते हैं क्योंकि डार्ककॉम ने उसका सारा सामान जब्त कर लिया था। तभी एक अजीब सी बूढ़ी औरत उससे कहती है, जो चाहिए ले लो, बस बाहर किसी को मत बताना। अब यहाँ से निकलो, मेरा शो शुरू होने वाला है। फिर हम वो शो देखते हैं जहां होस्ट अनाउंस करता है, आज हमारे साथ एक बहुत खास मेहमान मौजूद है, डीमन वर्ल्ड का एक एम्बेसडर वर्जिल द डीमन। क्या ये नामुमकिन है? ऑडियंस को भी यकीन नहीं हो रहा होता कि वर्जिल सच में एक डीमन है और जल्द ही बाकी सभी लोगों को भी पता चल जाता है कि वर्जिल इस शो में आया हुआ है। ये सब देखकर विलियम बेंस तुरंत कहता है, हमें ये ब्रॉडकास्ट बंद करवाना होगा। लेकिन एरियस जवाब देता है, इसे बंद क्यों करवाना है? अगर तुम्हें ये आता हुआ नहीं दिखा तो तुम्हें कुछ भी नहीं दिखा। सिर्फ एक सच में इंटेलिजेंट दुश्मन ही ऐसा मूव चल सकता है। उसने पूरा गेम ही पलट दिया है। अब बात मजेदार हो रही है। फिर वर्जिल बोलना शुरू करता है, मेरा जन्म तुम्हारी दुनिया में हुआ था, लेकिन बचपन से ही मैं माकाई में रहा हूँ। मैं यहाँ अपने किंग मुंडस का एक मैसेज लेकर आया हूँ। वर्जिल आगे कहता है, तुम लोग शायद सोचते हो कि ये जंग अच्छे और बुरे के बीच की लड़ाई है। तुम्हें बताया गया है कि हमारी दुनिया हेल है और हमारा किंग डेविल है, लेकिन ये सब झूठ है। हम डीमंस की कोई बुरी नीयत नहीं है। मुंडस सिर्फ अपनी दुनिया में बैलेंस बनाए रखना चाहता है। ये सुनकर डांटे गुस्से में कहता है, वो उसका बचाव क्यों कर रहा है, वो कमीना। फिर हम वापस वर्जिल के पास आते हैं जो कुछ तस्वीरें दिखाते हुए कहता है, इन तस्वीरों को ध्यान से देखो। ये फोटोज तुम्हारी दुनिया में मौजूद एक सीक्रेट डीमन प्रिजन की सिक्योरिटी फुटेज से ली गई हैं। इनमें तुम्हारे सोल्जर्स माकाई के लोगों को बिना किसी ट्रायल के टॉर्चर कर रहे हैं। उनका सिर्फ एक ही गुनाह है कि वे माकाई से आते हैं। ये देखकर एरियस कहता है, तो इसे लगता है कि कुछ तस्वीरों से लोगों की हमदर्दी जीत लेगा। वर्जिल आगे कहता है, जहां इन बेगुनाह लोगों को टॉर्चर किया जा रहा है वो कोई गवर्नमेंट प्रिजन भी नहीं है, वो एक प्राइवेट फैसिलिटी है। और अगर उसके मालिक का पता लगाओ तो सिर्फ एक ही नाम सामने आता है, यूरोबोरोस। ये जंग जिसमें दोनों दुनियाओं की जानें कुर्बान हो रही हैं, सिर्फ एक आदमी की साजिश का हिस्सा है, एरियस वॉन एरनबर्ग। और इसी के साथ वर्जिल एक एक करके एरियस के सारे काले राज खोलना शुरू कर देता है। एरियस इतना गुस्से में आ जाता है कि वो तुरंत शो को बंद करवाने का आदेश दे देता है। फिर सीन बदलता है जहां एक जवान आदमी वर्जिल से कहता है, प्रेसिडेंट आपसे बात करना चाहता है। कॉल पर प्रेसिडेंट कहता है, तो अब जब तुम ऑफिशियली माकाई के एम्बेसडर बन गए हो तो क्यों ना हम बैठकर शांति से बात करें। इसके बाद हर जगह अलार्म बजने लगते हैं क्योंकि वर्जिल सीधे उस जगह की तरफ जा रहा है जहां सब लोग मौजूद हैं और उसका असली मकसद एरियस को मारना है। दूसरी तरफ डांटे अपनी मां की तस्वीर को देखकर धीरे से कहता है, मैं उसे वापस लेकर आऊंगा। डांटे और वर्जिल बचपन से ही एक बात को लेकर एक दूसरे से मुकाबला करते रहते थे, उन दोनों में ज्यादा ताकतवर कौन है। क्योंकि छोटा भाई डांटे जन्म से ही नेचुरल टैलेंट और स्किल लेकर पैदा हुआ था, लेकिन बड़ा भाई वर्जिल के पास कोई नेचुरल टैलेंट नहीं था। उसे हर चीज के लिए डांटे से कहीं ज्यादा मेहनत करनी पड़ती थी और लगातार संघर्ष करना पड़ता था। फिर भी इतनी मेहनत के बाद वो अपने छोटे भाई से आगे नहीं निकल पाता था। यहाँ तक कि डांटे की माँ भी उसे चेतावनी देती थी कि वो किसी को अपनी असली ताकत के बारे में ना बताए। वो कहती थी, बाकी बच्चे वो नहीं कर सकते जो तुम कर सकते हो, इससे उन्हें चोट लग सकती है। लेकिन एक दिन खेलते हुए डांटे को पकड़ने की कोशिश में वर्जिल बुरी तरह गिर जाता है और गंभीर रूप से घायल हो जाता है। फिर भी उसके घाव बहुत तेजी से भर जाते हैं क्योंकि वो एक डीमन का बेटा है जबकि उसकी माँ इंसान है। वर्जिल अपनी माँ से पूछता है, मेरे लिए हर चीज इतनी मुश्किल क्यों है, लेकिन डांटे के लिए इतनी आसान? मैं वो सब क्यों नहीं कर सकता जो वो कर सकता है? उसकी माँ प्यार से जवाब देती है, जब हम किसी चीज को अपनी मेहनत से हासिल करते हैं तभी हम सच में उसके हकदार बनते हैं। फिर एक रात जब वर्जिल सिर्फ पानी पीने के लिए उठता है तभी उनके घर पर अचानक बहुत सारे डीमंस हमला कर देते हैं। उस हमले के दौरान उनकी माँ मारी जाती है। और क्या आपको पता है कि उस वक्त डांटे कहाँ था?
वो डर के मारे कहीं छिपा हुआ था। इसीलिए डीमंस सिर्फ वर्जिल को अपने साथ ले जाते हैं। वे उसे कैद कर लेते हैं और कहते हैं तुम्हारे फादर के अनगिनत गुनाहों की सजा तुम्हें भुगतनी पड़ेगी। और जो टॉर्चर वे उसे देते हैं वो बेहद खौफनाक होता है। वे उसे जिंदा जला देते हैं और जब भी उसके घाव भर जाते हैं वे उसे फिर से जिंदा जला देते हैं। क्योंकि वो एक डीमन का बेटा था इसलिए वो इतनी आसानी से मरने वाला नहीं था। फिर एक दिन जब वे उसे एक बार फिर जिंदा जलाने वाले होते हैं तभी अचानक एक दूसरा डीमन वहां आता है और उसे बचाकर किंग मुंडस के सामने ले जाता है। मुंडस कहता है मैं इस दुनिया का किंग हूं, आज से कोई भी तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। वर्जिल पूछता है आप मेरी मदद क्यों कर रहे हैं? मुंडस जवाब देता है तुम्हारे फादर मेरे सबसे ताकतवर चैंपियन थे, मेरे सबसे वफादार जनरल। फिर मुंडस बताता है कि उन्होंने साथ मिलकर बहुत सारी जंगें लड़ी थी जिनमें सबसे बड़ी जंग आर्गोसैक्स के खिलाफ थी। वो ये भी बताता है कि जिन लोगों ने वर्जिल को टॉर्चर किया था वे आर्गोसैक्स के वफादार फॉलोअर्स थे, यूरोबोरोस। यूरोबोरोस का निशान आर्गोसैक्स के फॉलोअर्स का है। वे तुम्हारे फादर से बदला लेना चाहते थे इसलिए उन्होंने तुम्हारा घर जला दिया और तुम्हारी मां को मार दिया। इसके बाद मुंडस वर्जिल को वो तलवार देता है जो उसके फादर स्पार्दा ने बनाई थी। जैसे ही वर्जिल उस तलवार को उठाता है वो अपनी मां को मारने वाले हर डीमन को एक एक करके खत्म कर देता है। फिर मुंडस कहता है मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि अपने मकाई फॉर्म में कैसे बजट्सना है। तुम उसी फॉर्म में रहोगे ताकि तुम्हें फिर कभी एक कमजोर इंसानी शरीर की कमजोरियां ना झेलनी पड़े। वर्जिल पूछता है और बदले में मुझे क्या करना होगा? मुंडस जवाब देता है वफादारी, तुम्हारी वफादारी। और यहीं से किंग मुंडस के प्रति वर्जिल की अटूट वफादारी की शुरुआत होती है। फिर सीन वापस वर्तमान में आता है जहां वर्जिल का मकसद बिल्कुल साफ है, एरियस को खुद मारकर यूरोबोरोस का हर निशान मिटा देना। लेकिन उसके रास्ते में इतने सालों बाद वो अचानक अपने छोटे भाई डांटे से फिर मिल जाता है। डांटे मुस्कुराकर कहता है इतनी ड्रामेटिक एंट्री करना कहां से सीखा? मैंने तो तुम्हें यह बिल्कुल नहीं सिखाया था। वर्जिल शांत होकर जवाब देता है मुझे पहले से एहसास था कि तुम ही होगे मेरे छोटे भाई। डांटे मजाक में कहता है बचपन में तो तुम इसी छोटे भाई से पिटते रहते थे। यह सुनकर वर्जिल बस मुस्कुरा देता है। उधर पास में एक आदमी सिर्फ एरियस के आदेश का इंतजार कर रहा होता है ताकि वो हमला कर सके, लेकिन वर्जिल को पहले से इसका पता होता है। एरियस कहता है मैं बस डांटे को पहला मौका देना चाहता हूं। फिर वर्जिल डांटे से कहता है तो हमारी इस इमोशनल मुलाकात के लिए कैपिटल को खाली करवा दिया गया है। डांटे हल्की मुस्कान के साथ जवाब देता है मुझे किसी तरह तुम तक पहुंचना था। तुम न लिखते हो न कॉल करते हो। मुझे पता है डीमन रेल्म से लॉन्ग डिस्टेंस कॉल्स महंगी होती होंगी, लेकिन फिर भी तुम कोशिश तो कर सकते थे। वर्जिल जवाब देता है मैं भी तुम्हारे बारे में यही कह सकता हूं। तुम्हारे दिमाग में एक बार भी ये ख्याल नहीं आया कि शायद मैं उस हमले में बच गया हूं, जबकि हमारा खून एक है, हमारी ताकतें एक जैसी हैं और तुम बच गए थे। डांटे धीमी आवाज में कहता है मैं मानता हूं मैं गलत था, लेकिन तुम मुंडस के लिए काम क्यों कर रहे हो? उसके सोल्जर्स ने हम पर हमला किया था, उसी ने मॉम को मारा था। वर्जिल जवाब देता है उसके सोल्जर्स? तुम्हें ये किसने बताया? तुमने सच में व्हाइट रैबिट की बात पर भरोसा कर लिया? डांटे हैरान होकर पूछता है तुम व्हाइट रैबिट को जानते थे? वर्जिल जवाब देता है अगर मैं उसे नहीं जानता तो उसके पास मेरा खून और एम्यूलेट का मेरा हिस्सा कैसे पहुंचता? हमारे फादर ने जो बैरियर बनाया था उसे तोड़ने का आदेश मुंडस का था। डांटे तुरंत कहता है तुमने उस बैरियर को तोड़ने की कोशिश की जो डैड ने हमें उस मॉन्स्टर से बचाने के लिए बनाया था। वर्जिल जवाब देता है और यही तुम्हारी प्रॉब्लम है, लोग जो भी कहते हैं तुम उस पर भरोसा कर लेते हो। स्पार्दा ने कभी मुंडस को धोखा नहीं दिया। मुझे ये इसलिए पता है क्योंकि मुंडस ने खुद मुझे पाला है ताकि मैं अपने फादर की जगह ले सकूं, वो जगह जिस पर असली हक मेरा है। डांटे अपने भाई से पूछता है मुंडस ने तुम्हारे साथ क्या किया है? वर्जिल शांत होकर जवाब देता है उसने मुझे आजाद किया है। और इतना कहते ही वर्जिल सीधे डांटे पर हमला कर देता है और इसी के साथ दोनों भाइयों के बीच की लड़ाई एक बार फिर शुरू हो जाती है। लड़ते हुए वर्जिल डांटे से कहता है अब भी तुम सिर्फ अपने नेचुरल टैलेंट पर भरोसा करते हो, कम से कम कुछ तो सीख लिया होता। लड़ते हुए डांटे जवाब देता है मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता। वर्जिल कहता है जिस पल तुम्हें समझ आया कि तुम मुझे हरा नहीं सकते तुम बहाने बनाने लगे। मेरे पास वो नेचुरल गिफ्ट्स कभी नहीं थे जिनके साथ तुम पैदा हुए थे। मेरा पूरा बचपन उसी आग में जल गया, लेकिन अब मुझे देखो, मेरी कमजोरियों ने मुझे तुमसे बेहतर बनाया है, तुमसे ज्यादा समझदार, तुमसे तेज, तुमसे ज्यादा ताकतवर। सालों तक मैंने खुद को माकाई की आग में ढाला है, जबकि तुम ह्यूमन फॉर्म में पिज्जा और चॉकलेट आइसक्रीम खाते हुए अपनी जिंदगी बर्बाद करते रहे। डांटे तुरंत जवाब देता है चॉकलेट नहीं, स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम।
और फिर एक लंबी और बेरहम लड़ाई के बाद वर्जिल आखिरकार डांटे को हरा देता है। जाते जाते वो कहता है, जब तुम होश में आओ तो मुझे ढूंढने आना, मैं नीचे रहूंगा, मॉम के असली कातिल को तड़पाते हुए। ये सब देखकर आर्कहम वर्जिल को रोकने का फैसला करती है, लेकिन एरियस उसे रोकते हुए कहता है, हम अर्काना को बिना सुरक्षा के नहीं छोड़ सकते। फिर सोल्जर्स लगातार वर्जिल पर फायरिंग करने लगते हैं जब तक कि उनकी सारी गोलियां खत्म नहीं हो जाती। वर्जिल शांत होकर कहता है, अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है, और ये सुनते ही सोल्जर्स तुरंत मुड़कर डर के मारे भाग जाते हैं। आखिरकार वर्जिल एरियस तक पहुंच जाता है। फिर वो लेडी के सामने खड़ा होकर कहता है, तो तुम मेरे भाई की फेवरेट ह्यूमन हो, तुम्हारी रेपुटेशन तुम्हारे आने से पहले ही मेरी दुनिया तक पहुंच गई थी, तुम्हें मारने के बाद मेरी रेपुटेशन और भी बड़ी हो जाएगी। वर्जिल हल्की मुस्कान के साथ कहता है, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मैं तुम्हारी इज्जत अपने भाई से ज्यादा करता हूँ। तुम्हें अपनी ताकत खुद कमानी पड़ी है, तुम एक ऐसे मकसद के लिए लड़ रही हो जिसके लिए तुम मरने तक को तैयार हो, लेकिन शायद तुम्हें यह सुनना अच्छा ना लगे। तुम्हारे अपने प्रेसिडेंट ने मुझे ये लोकेशन दी है, वो उस जंग को खत्म करना चाहता है जो तुमने और तुम्हारे मास्टर ने शुरू की है। लेडी ठंडे लहजे में जवाब देती है, तुमने हॉपर के साथ डील की है, मेरे साथ नहीं। जैसे ही वर्जिल कहता है, तो फिर तुम्हारे साथ भी डील क्यों ना कर लूं? लेडी को अचानक डांटे की याद आ जाती है। कुछ देर सोचने के बाद वो कहती है, तुम दोनों भाई अपने मसले खुद सुलझाओ। फिर वर्जिल पूछता है, तुम्हें मैं छोटे भाई में आखिर दिखा क्या? लेडी जवाब देती है, तुम दोनों आधे इंसान हो, लेकिन तुम्हारे भाई के अंदर तुमसे कहीं ज्यादा इंसानियत बाकी है। वर्जिल कहता है, ये बात उसे जरूर बताना जब तुम उसे दीवार से खुरच रही होगी। तभी विलियम बेंस अचानक चिल्लाता है, मैरी रुको! लेडी मुड़कर जवाब देती है, मैरी कौन है? और इतना कहकर वो सीधे डांटे की तरफ चल पड़ती है। फिर विलियम बेंस वर्जिल से कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि हम तुम्हें अर्काना लेकर जाने देंगे? वर्जिल शांत होकर जवाब देता है, सिर्फ अर्काना ही नहीं, मैं एरियस का कटा हुआ सिर भी लेकर जा रहा हूँ। इतने समय से एक बात मुझे परेशान कर रही थी, मकाई के उस बेकार से ग्रुप ने आखिर अर्थ पर मेरी माँ तक पहुँचने का रास्ता कैसे ढूंढ लिया? अब मुझे समझ आ गया है, इसमें किसी इंसान का हाथ जरूर था, कोई ऐसा इंसान जो आर्गोसैक्स के नक्शे कदम पर खुलेआम चलने जितना घमंडी हो। एरियस आगे बढ़कर कहता है, तुम्हारी माँ की मौत से मेरा कोई लेना देना नहीं था, लेकिन हाँ, मैंने तुम्हें ऐसा यकीन जरूर दिलाया ताकि तुम यहाँ आ जाओ। ये सुनते ही वर्जिल गुस्से में चिल्लाता है, झूठे! और तुरंत उस पर हमला कर देता है। लेकिन किसी तरह एरियस वर्जिल के हमले को हैरान कर देने वाली आसानी से रोक देता है और आखिरकार अपनी असली ताकत दिखाता है। फिर एरियस कहता है, काश तुम समझ पाते कि ये सब मेरे प्लान का हिस्सा था। मुझे पता था कि प्रेसिडेंट की कुर्सी पर बैठा वो पागल कुत्ता आखिरकार मेरे खिलाफ हो जाएगा। तुम अब भी नहीं समझे है ना? तुम्हारा मकसद और मेरा मकसद एक ही है। वर्जिल ठंडे लहजे में जवाब देता है, मुझे गलत मत समझो, मैं सिर्फ अपने किंग का वफादार हूँ। एरियस हंसते हुए कहता है, मुंडस तुम्हें शुरू से बेवकूफ बनाता आया है बच्चे, मैं तो सिर्फ तुम्हारा दोस्त बनना चाहता था। और ये कहते हुए एरियस किसी तरह अर्काना चैलिस को अपने अंदर समा लेता है और उसकी ताकत को अपना बना लेता है। और इसी के साथ वर्जिल और एरियस के बीच एक बहुत बड़ी लड़ाई शुरू हो जाती है और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। मेरा नाम वर्जिल है और इस समय मैं डीमन किंग मुंडस के अधीन ट्रेनिंग ले रहा हूं ताकि एक दिन अपनी माँ के कातिलों से बदला ले सकूं। मेरी माँ इंसान थी और मेरे पिता, जिन्हें मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी देखा तक नहीं, एक डीमन थे। यानी मैं आधा इंसान और आधा डीमन हूं। मैंने अपना पूरा बचपन इस नरक जैसी दुनिया में डीमंस के बीच बिताया है, जहां मैंने खुद को हर दिन पहले से ज्यादा ताकतवर बनने के लिए मजबूर किया। और मैं आर्गोसैक्स के उस निशान से नफरत करता था, क्योंकि उसी निशान की वजह से मेरा पूरा बचपन बर्बाद हो गया था। आज भी जब मुझे वो पल याद आता है जब मेरी माँ मेरी आंखों के सामने मारी गई थी, तो मैं टूट जाता हूँ। एक बार मेरे किंग ने मुझसे कहा था, डेविल्स कभी रोते नहीं, और उसी पल मैंने अपने अंदर बचे हुए रोने वाले इंसान वर्जिल को हमेशा के लिए मार दिया। मेरे किंग ने मुझे बताया था कि आर्गोसैक्स एक बेहद निर्दयी शासक था। वो बच्चों को उनकी माओं के सामने जिंदा निगल जाता था और उन बेबस माओं को सब कुछ देखने पर मजबूर करता था। उनकी चीखें सुनकर वो हंसता था। लेकिन मेरे किंग मुंडस ने उस खौफनाक दौर का अंत कर दिया, क्योंकि वो उससे ज्यादा ताकतवर था और मैं भी ताकतवर बनना चाहता था। इतना ताकतवर कि अपनी माँ के कातिल को अपने हाथों से मार सकूं, जो इस वक्त मेरे सामने खड़ा था। मेरी माँ का कातिल एरियस पहले ही अर्काना चैलिस को अपने अंदर समा चुका था, जिससे उसे हराना बेहद मुश्किल हो गया था। मुझे सिर्फ उसकी जान नहीं चाहिए थी, बल्कि वो अर्काना चैलिस भी चाहिए था, जिसे उसने मेरे किंग मुंडस से चुराया था। लेकिन ये आदमी, जिसे मैं पूरे दिल से अपनी माँ का असली कातिल मानता था,
बार बार यही कह रहा था कि उसकी माँ की मौत में उसका कोई हाथ नहीं था, मगर मैं उसकी एक भी बात पर यकीन नहीं कर सकता था। मैं बार बार उससे पूछता रहा, मेरे घर पर हमला करवाने का आदेश तुमने ही दिया था, है ना? मेरी माँ को तुमने ही मरवाया था। लेकिन मैं जितनी बार पूछता वो हर बार सब कुछ नकार देता। फिर उसने मुझसे कहा, तुमने उन डीमन से कभी ये क्यों नहीं पूछा जिन्होंने तुम्हारी माँ को मारा था कि उन्हें वहां किसने भेजा था? तुम सच जान पाते उससे पहले ही मुंडस ने उन्हें तुम्हारे ही हाथों मरवा दिया। और उसी पल मेरे सारे शक यकीन में बदल गए। हमारे बीच सचमुच एक गद्दार था, ठीक वही बात जिसके बारे में मेरे किंग मुंडस ने मुझे बहुत पहले ही चेतावनी दी थी। क्योंकि एरियस को उस दिन की सच्चाई आखिर पता कैसे हो सकती थी? और फिर खुद एरियस ने ये बात खुलेआम स्वीकार कर ली। हाँ, ये सच है, तुम्हारे बीच एक गद्दार है, ऐसा इंसान जो किंग के दरबार में बहुत ऊंचे पद पर बैठा है और सबकी आंखों के सामने बड़ी चालाकी से छिपा हुआ है। फिर घमंड से मुस्कुराते हुए एरियस बोला, तुम उसे कभी हरा नहीं पाओगे। ये सुनते ही मैं उसका सीना चीरने ही वाला था, लेकिन अचानक उसने अरकाना चैलिस की ताकत से मुझे रोक दिया। फिर उसने एक और भी भयानक सच बताया। उसने माना कि माकाई में मेरे पास वही दूध उसी ने भेजा था, और इतना ही नहीं, वो अरकाना के बाकी तीनों टुकड़े भी हासिल कर चुका था। अब अरकाना की पूरी ताकत उसके हाथों में आ चुकी थी और उसी ताकत के दम पर वो दावा कर रहा था कि वो आर्गोसैक्स को फिर से उसके असली सिंहासन पर बैठा देगा, उसी सिंहासन पर जहां इस समय मेरे किंग मुंडस बैठे हुए हैं। आर्गोसैक्स, वही राजा जो बच्चों को उनकी माओं के सामने जिंदा निगल जाता था। ये सुनकर मुझे अचानक डांटे की याद आ गई। मेरा छोटा भाई, वही भाई जिसे मैंने इतनी बुरी तरह हराया था कि वो सचमुच दीवार पर चिपक गया था, और उसकी मदद करने के लिए पहले ही मैरी आर्खम उसके पास पहुंच चुकी थी। असल में मैंने ही उसे डांटे के पास जाने दिया था, और मैंने डांटे को उस तरह दीवार पर इसलिए दे मारा था क्योंकि वो मेरे रास्ते में खड़ा था। उधर एरियस मुझे मार नहीं सकता था क्योंकि उसे अपना असली मकसद पूरा करने के लिए मेरे खून की जरूरत थी, और आखिरकार वो मेरा खून लेने में कामयाब हो गया। मेरा खून निकालते हुए वो कहता है, अब ठीक 22 घंटे बाद आर्गोसैक्स आखिरकार आजाद हो जाएगा। लेकिन वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाता कि मेरा छोटा भाई डांटे उसे शब्दों से नहीं बल्कि सीधी गोलियों से जवाब देता है। और जैसे ही मैं आजाद होता हूँ, मैं मौका देखकर एरियस का एक हाथ काट देता हूँ। मैं उसका सिर धड़ से अलग करने ही वाला होता हूँ कि तभी वो रहस्यमयी लड़की हमारे बीच आ जाती है, और ठीक उसी पल पूरी इमारत ढहने लगती है। इस अफरा तफरी का फायदा उठाकर एरियस एक पोर्टल खोलता है और मेरी आंखों के सामने से भाग निकलता है। लेकिन मैं उसे इतनी आसानी से भागने देने वाला नहीं था, इसलिए मैं भी तुरंत अपना पोर्टल खोलकर उसके पीछे निकल पड़ता हूँ और सीधे उसी जगह पहुंच जाता हूँ जहां वो भाग कर गया था। असल में माफ करना, मैं अकेला नहीं पहुंचा था, मेरा छोटा भाई डांटे और वो लड़की भी मेरे ठीक पीछे पीछे वहां पहुंच जाते हैं। फिर आगे बढ़ते हुए हम डांटे को वर्जिल से पूछते हुए देखते हैं, आखिर यहाँ चल क्या रहा है? वर्जिल जवाब देता है, मेरे रास्ते से हट जाओ, वरना अगले 22 घंटों के भीतर तुम्हारा मास्टर अरकाना की ताकत से दोनों दुनियाओं को तबाह कर देगा। एरियस अरकाना का इस्तेमाल करके आर्गोसैक्स विनाश के राजा को फिर से जिंदा करना चाहता है। ये सुनते ही डांटे कहता है, और मुझे अंदाजा है ये कहानी भी तुम्हें मुंडस ने ही सुनाई होगी, है ना? वर्जिल शांत होकर कहता है, आर्गोसैक्स मकाई का सबसे बड़ा अभिशाप था, एक क्रूर शासक जिसे मुंडस ने हराया था। इंसानों की हेल की कल्पना आग और यातना वाली, असल में आर्गोसैक्स के शासन के दौरान मकाई की झलक देखकर बनी थी। एरियस सिर्फ मुंडस को मारने के लिए आर्गोसैक्स को वापस नहीं लाना चाहता, वो दोनों दुनियाओं को विनाश में डुबो देना चाहता है। डांटे गुस्से में जवाब देता है, और फिर भी तुमने व्हाइट रैबिट की मदद की थी ताकि वो बैरियर खोल सके, सिर्फ इसलिए क्योंकि मुंडस ने तुम्हें ऐसा करने को कहा था। वर्जिल कहता है, अब हमें हमारे फादर के बनाए उस बैरियर की जरूरत नहीं है। इंसानों का पूरा इतिहास झूठ पर बना हुआ है। हमारे फादर ने वो बैरियर इंसानों की रक्षा के लिए नहीं बनाया था, उन्होंने उसे इसलिए बनाया था ताकि मकाई इंसानी कीड़ों से दूर रहे। डांटे तुरंत पलटकर कहता है, डैड ने इंसानों को कभी कीड़े नहीं समझा, अगर ऐसा होता तो वो कभी इंसानों से रिश्ता ही नहीं बनाते। वर्जिल गुस्से में जवाब देता है, तुम्हें सच में लगता है कि वो इंसानों से अपने वारिस पैदा करना चाहते थे? अगर ऐसा होता तो वो हमें कभी छोड़कर नहीं जाते। सच्चाई बहुत आसान है, उन्हें शर्म थी कि उन्होंने एक इंसान से प्यार किया था, और सच कहूं तो तुम्हें भी शर्म आनी चाहिए। डांटे गुस्से से चिल्लाता है, तुम मॉम के बारे में ऐसी बात कैसे कह सकते हो? और ठीक उसी समय जब डांटे और वर्जिल एक बार फिर लड़ने वाले होते हैं, तभी अचानक लेडी का डिवाइस अरकाना के चारों टुकड़ों का पता लगा लेता है। अरकाना चैलिस अभी भी एरियस के पास है, लेकिन डिवाइस के मुताबिक बाकी तीनों टुकड़े भी यहीं कहीं पास में हैं, शायद किसी बेसमेंट में छिपे हुए। डांटे पूछता है, अगर एरियस के पास पहले ही अरकाना के सारे टुकड़े हैं तो वो इंतजार किस बात का कर रहा है? अगले 22 घंटों में ऐसा क्या खास होने वाला है? लेडी जवाब देती है, ग्रहण। कल एक दुर्लभ हाइब्रिड सूर्य ग्रहण लगेगा, ऐसा ग्रहण जो 100 साल में सिर्फ एक बार होता है। फिर वर्जिल समझाता है,
उस ग्रहण से निकलने वाली ब्रह्मांडीय ऊर्जा एरियस को अरकाना की पूरी ताकत सक्रिय करने देगी, लेकिन तभी जब उसके पास अरकाना के चारों टुकड़े होंगे। यानी ग्रहण खत्म होने से पहले हमें कम से कम अरकाना का एक टुकड़ा उससे दूर रखना होगा। फिर लेडी आगे बढ़कर कहती है, ठीक है, तो आखिरकार हमारे पास एक प्लान है। मैं तुम दो को सीधे अरकाना के टुकड़ों तक ले जाऊंगी, लेकिन तब तक तुम दोनों बेवकूफ अपने बचकाने भाई भाई वाले झगड़े को यहीं रोक दो। इसके बाद तीनों अरकाना की तरफ निकल पड़ते हैं। उधर दूसरी तरफ हम एरियस को उसकी लैब में देखते हैं, जहां वो अपने घावों का इलाज कर रहा है। बल्कि सिर्फ इलाज ही नहीं, वो अपने लिए एक रोबोटिक हाथ भी बना रहा है। फिर सीन फ्लैशबैक में चला जाता है और हमें एरियस का बचपन दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि वो अपने पिता को एक खास चीज दिखाने की कोशिश कर रहा है, वही चीज जिसकी तलाश उसके पिता लंबे समय से कर रहे थे। लेकिन उसकी तारीफ करने की बजाय उसका शराबी पिता उसे जोर से धक्का देकर कहता है, तुम्हें लगता है कि तुम मेरी मदद कर रहे हो? मेरी सारी परेशानियों की वजह तुम ही हो। फिर वो एरियस को पीटना शुरू कर देता है और कहता है, दर्द और तकलीफ हमारी किस्मत में लिख दी है। इस दुनिया में हमारी औकात कूड़े से ज्यादा नहीं है। चाहे तुम कुछ भी कर लो, चाहे मैं कुछ भी कर लूं, हम अपनी किस्मत कभी नहीं बदल सकते। फिर सीन एक बार फिर बदलता है, जहां हम प्रेसिडेंट को यह मानते हुए देखते हैं कि शायद वर्जिल ने सबको मार दिया है। लेकिन तभी विलियम बेंस जिंदा उसके सामने आ जाता है। विलियम कहता है, लगता है तुमने अपनी वफादारी किसी और को बेच दी। विलियम को जिंदा देखकर प्रेसिडेंट चौंक जाता है और घबराते हुए कहता है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम क्या कह रहे हो। तभी विलियम एक ऑडियो रिकॉर्डिंग चलाता है, जिसमें प्रेसिडेंट खुद ये कबूल करता हुआ साफ सुनाई देता है कि उसने वर्जिल से सौदा किया था और उसे एरियस और अरकाना की लोकेशन बता दी थी। ये सुनकर एक डरा हुआ सोल्जर कहता है, मैंने आप पर भरोसा किया था। प्रेसिडेंट तुरंत घबरा जाता है और चिल्लाकर कहता है, मैं कोई कमजोर प्रेसिडेंट नहीं हूं, समझे? और फिर वो पागलों की तरह अपनी बेगुनाही साबित करने की कोशिश करने लगता है। लेकिन वो सोल्जर जो अपने इतने साथियों की मौत देखकर पहले ही सदमे में था, अचानक प्रेसिडेंट पर गोलियां चला देता है और उसे मार डालता है। उसे मारने के बाद वो खुद रोने लगता है और कहता है, मैंने ये क्या कर दिया। उधर पास की एक स्क्रीन पर एरियस शांत होकर कहता है, लगता है हमारी एक समस्या अपने आप ही खत्म हो गई। फिर सीन बदलता है, जहां एरियस को अपने पिता द्वारा किए गए सारे अत्याचार याद आने लगते हैं। उन यादों की वजह से वो ठीक से सो भी नहीं पाता। फिर अचानक एरियस टूटे हुए कांच का एक टुकड़ा उठाता है और अपने ही पिता पर हमला कर देता है। वो बार बार उन्हें चाकू की तरह घोंपता रहता है जब तक कि उसकी मौत नहीं हो जाती। असल में ऐसा लगता है जैसे एरियस अपनी यादों में भी उन्हें बार बार मारकर एक अजीब सी खुशी महसूस करता हो। इसके बाद हम देखते हैं कि उसका रोबोटिक हाथ पूरी तरह उसके कटे हुए हाथ की जगह ले चुका है। अचानक अरकाना चैलिस तेज रोशनी से चमकने लगता है और एरियस को सीधे आर्गोसैक्स के सामने पहुंचा देता है। आर्गोसैक्स कहता है, अब हम दोनों पूरी तरह संपूर्ण हो चुके हैं। एरियस जवाब देता है, 28 जन्मों के बाद हमने आखिरकार अपना लक्ष्य हासिल कर लिया। पूरा अरकाना बिल्कुल सही समय पर हमारे हाथों में है। आर्गोसैक्स कहता है, ये नश्वर शरीर मेरे पुनर्जन्म का पात्र बनकर सम्मानित होगा। एरियस जवाब देता है, हम दोनों उस दुनिया के पात्र बनेंगे जो आखिरकार अपनी जंजीरों से आजाद होने वाली है। आर्गोसैक्स कहता है, हाँ, आग के द्वारा आजाद। प्रकृति और सभ्यता का हर नियम राख बन जाएगा, हम असीमित हो जाएंगे। फिर सीन वापस डांटे, वर्जिल और लेडी के पास आता है, जो आखिरकार अरकाना तक पहुंच जाते हैं। लेकिन अरकाना के चारों ओर एक बेहद शक्तिशाली एनर्जी बैरियर मौजूद है। तभी अचानक एरियस की साथी लूसिया उनके सामने आ जाती है ताकि उन्हें आगे बढ़ने से रोका जा सके, और कुछ ही पलों में वो उनके सामने एक भयानक खतरा छोड़ देती है। एरियस के एक्सपेरिमेंट से बनाए गए अनगिनत डीमंस। बिना एक पल गवाए लड़ाई शुरू हो जाती है। वे एक एक करके डीमंस को मारते जाते हैं, लेकिन उनकी संख्या इतनी ज्यादा होती है कि लड़ाई बेहद कठिन हो जाती है। डांटे कहता है, हमें और ताकत लगानी होगी। वर्जिल तुरंत जवाब देता है, मैं तो पहले से पूरी ताकत लगा रहा हूँ, बच्चे की तरह तो तुम लड़ रहे हो। डांटे कहता है, हमें टीम बनाकर लड़ना होगा। याद है बचपन वाला खेल जिसमें हमें झंडा पकड़ना होता था? उस दिन सारे बच्चे हमारे खिलाफ हो गए थे और हम दोनों ने मिलकर उन्हें हरा दिया था। वर्जिल जवाब देता है, मुझे तो याद है कि तुमने एक पेड़ गिरा दिया था जिससे एक बच्चा मरते मरते बचा था। सच कहूं तो मैं अकेले ही बेहतर लड़ता हूँ। डांटे हंसते हुए कहता है, मेरी याददाश्त इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन तुम्हें ये तो याद होगा कि हमने वो झंडा कैसे जीता था। और बस इसी के साथ दोनों भाई बचपन वाली वही रणनीति फिर से अपनाते हैं। वर्जिल एक पोर्टल खोलता है और सीधे अरकाना तक पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन लूसिया उसे रोक देती है। फिर डांटे दूसरी तरफ से हमला करता है और सीधे अरकाना के सामने पहुंच जाता है, लेकिन लूसिया उसे भी पीछे धकेल देती है और देखते ही देखते वो पोर्टल बंद हो जाता है। तीनों मिलकर हमला करने की तैयारी करते हैं, लेकिन तभी वर्जिल अचानक एक पोर्टल खोलता है और चालाकी से डांटे और लेडी को बहुत दूर टेलीपोर्ट कर देता है। फिर वो कहता है, और यहीं खत्म होता है तुम बच्चों का ये छोटा सा खेल। इतना कहकर पोर्टल उनके पीछे बंद हो जाता है। उसी समय लेडी मुश्किल से होश में होती है और एक ट्रक जिसका ड्राइवर गहरी नींद में है पूरी रफ्तार से उसकी तरफ बढ़ रहा होता है। उधर वर्जिल अब भी डीमन से लड़ रहा होता है कि तभी अचानक एरियस उसके
उसके सामने आ जाता है। जैसे ही वर्जिल उसे देखता है वो पूरी तरह अपना आपा खो देता है और बिना एक पल गवाए उस पर हमला कर देता है। लेकिन उसे यह पता नहीं होता कि अब एरियस के पास एक रोबोटिक हाथ भी है। एरियस मुस्कुराकर कहता है, तुम सच में बहुत जिद्दी हो, है ना? फिर वो वर्जिल को भी एक दूसरी जगह टेलीपोर्ट कर देता है। सीन फिर बदलता है जहां ट्रक बस कुछ ही सेकंड में लेडी को कुचलने वाला होता है कि तभी डांटे छलांग लगाकर उसकी जान बचा लेता है। लेडी मायूस होकर कहती है, सब खत्म हो गया, मैंने अपना मौका खो दिया, मैं फिर से नाकाम रही। फिर सीन वापस एरियस के पास आता है जो अर्काना के चौथे टुकड़े को अपने शरीर से अलग करके बाकी टुकड़ों के साथ रख देता है। लेकिन जैसे ही वो उन्हें सक्रिय करने वाला होता है, सिक्के के आकार वाला अर्काना का टुकड़ा अचानक लाल रंग से चमकने लगता है। तभी हम डांटे को असली चौथा अर्काना टुकड़ा हाथ में पकड़े हुए देखते हैं। वो मुस्कुराकर कहता है, तुम हारी नहीं हो। असलियत ये थी कि आखिरी पल में डांटे ने सिर्फ अर्काना का टुकड़ा ही नहीं छीना था, बल्कि उसकी जगह बिल्कुल असली जैसा दिखने वाला एक नकली सिक्का रख दिया था। फिर डांटे हल्की मुस्कान के साथ कहता है, जैकपॉट। ये समझते ही कि उसके साथ चाल चली गई है, एरियस गुस्से से आग बबूला हो जाता है। और दूसरी तरफ ये सुनकर कि डांटे कामयाब हो गया, लेडी इतनी खुश हो जाती है कि अचानक अपने होठ डांटे के होठों पर रख देती है। हाँ, उसने सचमुच डांटे को किस कर लिया और जाहिर सी बात है डांटे भी उस पल का पूरा मजा लेने लगता है। Yes, that's it. डांटे और लेडी का केस खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। आखिरकार डांटे ने सिर्फ एक शानदार चाल चलकर उस लड़की से किस करवा लिया था जो कुछ समय पहले तक उसकी सबसे बड़ी दुश्मन थी। फिर कहानी हमें 3 साल पहले के समय में ले जाती है। हम डांटे को उसके पुराने दोस्त एंजो के साथ देखते हैं जो वर्तमान समय तक आते आते मर चुका है। दोनों ने अभी अभी एक बेहद खतरनाक मिशन पूरा किया है और अब अपनी मेहनताना लेने पहुंचे हैं। जिस जगह वे पहुंचते हैं वो किसी घने जंगल जैसी दिखाई देती है। आखिरकार वे प्रोफेसर लूकन के पास पहुंचते हैं जिसने उन्हें यह मिशन दिया था। तभी अचानक एक सफेद बाघ उनके पास आ जाता है। पता नहीं क्यों, लेकिन वो बाघ डांटे को पसंद करने लगता है। प्रोफेसर लूकन कहते हैं, तुम्हारा मेहनताना तैयार है, मेरे साथ चलो। चलते चलते प्रोफेसर लूकन डांटे से पूछते हैं, इतने सारे खतरनाक मिशन करते हुए क्या तुम्हारा कभी ऐसी किसी चीज से सामना हुआ है जिसे लोग जादू कहते हैं? डांटे तुरंत जवाब देता है, मैं जादू टोने पर विश्वास नहीं करता, ज्यादातर ट्रिक्स तो नकली होती हैं। मुझे आज तक समझ नहीं आया कि जादूगर इतने लंबे लंबे स्कार्फ लेकर क्यों घूमते हैं। लूकन हंसते हुए कहते हैं, तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर काफी अच्छा है। फिर बिना किसी चेतावनी के प्रोफेसर लूकन अपनी शक्तियों से एक बंदर के दिमाग पर नियंत्रण कर लेते हैं और सिर्फ इतना ही नहीं, अचानक जमीन से पौधे उगने लगते हैं। अपनी शक्तियों से वो चारों तरफ हरियाली फैला देते हैं और कुछ ही पलों में उनके सामने एक विशाल जादुई पेड़ खड़ा हो जाता है और फिर एक ही पल में सब कुछ वापस पहले जैसा सामान्य हो जाता है। एंजो कहता है, बंदर वाला ट्रिक बढ़िया था, लेकिन तुम्हें पता है ना कि हम घंटे के हिसाब से पैसे लेते हैं और तकनीकी तौर पर तुम्हारा समय अभी भी चल रहा है। फिर प्रोफेसर लूकन डांटे की तरफ देखकर कहते हैं, डांटे, तुम्हें भी एक अनमोल वरदान मिला है, लेकिन तुम उसे बर्बाद कर रहे हो। तुम अपनी असली क्षमता से खुद को दूर कर चुके हो, एक झूठे कड़वे चेहरे के पीछे छिपकर और अपने बदले की भूख के पीछे ये उम्मीद करते हुए कि शायद उससे तुम्हारे खोए हुए दर्द का हिसाब बराबर हो जाएगा। ये सुनकर डांटे का चेहरा गंभीर हो जाता है। वो कहता है, तुम क्या जानते हो कि मैंने क्या खोया है? लूकन शांत स्वर में जवाब देते हैं, जब तुम रोशनी के रास्ते पर चलोगे और अपने लिए नहीं बल्कि किसी बड़े मकसद के लिए जीना शुरू करोगे, तभी तुम्हें अपनी असली ताकत का एहसास होगा। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें वो रास्ता दिखा सकता हूँ। डांटे कुछ कह पाता उससे पहले ही एंजो बीच में बोल पड़ता है, बस बहुत हुआ, तुम इस लड़के को सिर्फ इसलिए बहका रहे हो ताकि उसकी ताकत का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए कर सको। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। डांटे तुरंत मुस्कुराकर कहता है, इसकी बात में दम तो है, कुछ वैसे ही जैसे तुम मेरा इस्तेमाल करके खूब पैसे कमाते हो। कुछ पल सोचने के बाद प्रोफेसर लूकन आखिरकार उन्हें मिशन का मेहनताना दे देते हैं। जैसे ही एंजो पैसे देखता है वो फौरन उन्हें उठाता है और वहां से चल पड़ता है। जाते जाते वो कहता है, इस 3rd क्लास मैजिक शो के लिए शुक्रिया। उन्हें जाते हुए देखकर प्रोफेसर लूकन धीरे से कहते हैं, वो लड़का हमेशा मुश्किल रास्ता ही चुनेगा, बिल्कुल अपने पिता की तरह, आखिर तक जिद्दी। फिर कहानी वापस वर्तमान में लौटती है, सीधे उसी किस वाले सीन पर। अचानक लेडी को होश आता है और वो डांटे को खुद से दूर धक्का दे देती है। ये मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। डांटे तुरंत शिकायत करते हुए कहता है, मुझे दूर क्यों धक्का दिया? लेडी जल्दी से जवाब देती है, गलत मत समझना, जीत की खुशी में मैं बस बहक गई थी। डांटे मुस्कुराकर कहता है, तो प्राइवेट मिलिट्री के सोल्जर्स अपनी जीत ऐसे सेलिब्रेट करते हैं? लेडी आंखें घुमाते हुए जवाब देती है, उस बारे में बाद में बात करेंगे, जब दुनिया पर मंडरा रहा खतरा खत्म हो जाएगा। जैसे ही वो खतरे की बात करती है, डांटे को तुरंत अपने भाई वर्जिल की याद आ जाती है जो उसी समय एक बेहद खतरनाक हालात में फंसा हुआ होता है। डांटे तुरंत उसकी मदद के लिए निकलने लगता है, लेकिन लेडी उसे रोकते हुए कहती है, अब वापस जाने का कोई फायदा नहीं, जब तक हम वहां पहुंचेंगे लड़ाई खत्म हो
चुकी होगी। वर्जिल अपना ख्याल खुद रख सकता है, आखिर वो तुम्हारा भाई है, बस तुमसे थोड़ा कम बेवकूफ। और अब तक तो शायद उसने एरियस को भी उसी तरह हरा दिया होगा जैसे उसने तुम्हें हराया था। डांटे तुरंत जवाब देता है, उसने इसलिए मुझे हराया था क्योंकि मैं सच में उससे लड़ ही नहीं रहा था। इसके बाद दोनों फैसला करते हैं कि अर्काना को हर हाल में नष्ट करना होगा। आखिर खुद मुंडस भी उसे कभी नष्ट नहीं कर पाया था। डांटे कहता है, मैंने एक बार एक प्रोफेसर के लिए काम किया था, शायद उसका नाम लूकन था। उसके पास कमाल की शक्तियां थी, उसकी हवेली तो किसी जंगल जैसी थी। मैंने अपनी आंखों से उसे एक बंदर के दिमाग पर नियंत्रण करते देखा था। लेडी उसे घूरते हुए कहती है, डांटे तुम कैसी अजीब बातें कर रहे हो। डांटे जवाब देता है, अगर कोई अर्काना को नष्ट कर सकता है तो वो प्रोफेसर ही है। लेडी गहरी सांस लेकर कहती है, अगर मैं तुम्हारे साथ थोड़ी देर और रही तो मेरा भी दिमाग खराब हो जाएगा, लेकिन मुझे तुम पर भरोसा है। फिर दोनों एक ड्राइवर से इजाजत लेकर उसकी मोटरसाइकिल पर सवार हो जाते हैं और वहां से निकल पड़ते हैं। कुछ ही देर बाद वे उसी जंगल जैसी हवेली में पहुंच जाते हैं। पूरा इलाका डरावनी खामोशी में डूबा होता है। चारों तरफ देखते हुए लेडी कहती है, वाह ये जगह सचमुच एक जंगल है। दोनों उस घने इलाके के अंदर आगे बढ़ते रहते हैं कि तभी पीछे से एक सफेद बाघ अचानक लेडी पर हमला कर देता है। लेकिन उसी वक्त प्रोफेसर लूकन वहां आ जाते हैं और बाघ को रोक लेते हैं। वो मुस्कुराकर कहते हैं, लगता है इसने तुम्हें डरा दिया, इसके लिए माफ करना। यहाँ हमारे पास बहुत कम मेहमान आते हैं। लेडी तुरंत जवाब देती है, शायद इसलिए क्योंकि आपने अपने घर के आसपास एक बाघ खुला छोड़ रखा है। फिर लूकन डांटे की तरफ देखकर कहते हैं, तुम्हें फिर से देखकर अच्छा लगा स्पार्दा के बेटे। ये सुनते ही डांटे हैरान रह जाता है। रुको, आपको पहले से पता था कि मैं कौन हूँ? आपने मुझे पहले ही क्यों नहीं बताया? इससे हमारी बहुत सारी परेशानी बच जाती। लूकन शांत होकर जवाब देते हैं, जब तक तुम सच का सामना करने के लिए तैयार नहीं थे, मैं तुम्हें सच्चाई कैसे बता सकता था? अपने बारे में जानना और अपनी असली पहचान को समझना दोनों बिल्कुल अलग बातें हैं। चलो यहाँ से चलते हैं। ये बूढ़ा आदमी किसी काम का नहीं है, मैंने इसके जैसे बहुत लोगों को देखा है। लूकन तुरंत जवाब देते हैं, मुझे पता है तुम्हारे लिए किसी पर भरोसा करना आसान नहीं है। आखिर कैसे होगा जब तुम्हारे पिता के दो चेहरे थे? ये सुनते ही लेडी को अपने दर्दनाक अतीत की याद आ जाती है। लूकन फिर कहते हैं, मुझे तुम्हारे दोस्त एंजो के बारे में सुनकर बहुत दुख हुआ। वह सचमुच एक अच्छा दोस्त था। डांटे तुरंत असली मुद्दे पर लौट आता है और अर्काना मेडालिया को सामने दिखाते हुए कहता है, उम्मीद है आपको इसे नष्ट करना आता होगा। जैसे ही लूकन की नजर उस पर पड़ती है, उनके चेहरे का रंग बदल जाता है। अर्काना मेडालिया, ये तुम्हें कहां से मिला? जब डांटे बताता है कि उन्होंने इसे एरियस से चुराया है और बाकी अर्काना के टुकड़े अभी भी उसी के पास है, तो लूकन गंभीर हो जाते हैं। तुमने इसे एरियस से चुराया है? अगर ये यहाँ है तो वो इसे ढूंढते हुए आखिरकार यहाँ जरूर पहुंचेगा। एक पल भी गवाए बिना लूकन अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हैं और अर्काना मेडालिया की अनगिनत नकली प्रतियां बना देते हैं, जिन्हें दुनिया भर में फैला देते हैं। उधर एरियस जब अपनी शक्तियों से असली अर्काना मेडालिया को ढूंढने की कोशिश करता है, तो उन सभी नकली प्रतियों की वजह से उसकी खोज पूरी तरह नाकाम हो जाती है। फिर लूकन समझाते हैं, अगर एरियस अर्काना के चारों टुकड़े इकट्ठा कर लेता है तो कल लगने वाला हाइब्रिड सूर्य ग्रहण उसे आर्गोसैक्स को पुनर्जीवित करने की शक्ति दे देगा। डांटे जवाब देता है, हाँ ये बात मैं पहले ही सुन चुका हूँ, खुद मुंडस भी उससे डरता है। लूकन सिर हिलाते हुए कहते हैं, डरने की वजह सिर्फ मुंडस के पास ही नहीं है। अगर आर्गोसैक्स दोबारा जीवित हुआ तो उसके जन्म से निकलने वाली क्वांटम ऊर्जा की लहर इतनी शक्तिशाली होगी कि एक पूरा शहर पल भर में मिट जाएगा और उसके बाद वह भोजन करना शुरू करेगा। लेडी पूछती है, उसका क्या मतलब है? लूकन जवाब देते हैं, अपना अंतिम रूप पाने के लिए आर्गोसैक्स को ईंधन चाहिए, जिंदा प्राणियों की जीवन शक्ति। लाखों लोग मारे जाएंगे। डांटे पूछता है, आपको ये सब कैसे पता? लूकन जवाब देते हैं, क्योंकि अपने जन्म के समय उसने एक पूरी सभ्यता को निगल लिया था। फिर वह आगे कहते हैं, बहुत समय पहले जब अर्थ और मकाई अलग नहीं हुए थे, तब दोनों दुनियाएं एक साथ मौजूद थीं। उस समय महान प्राचीन शहर थे जहां इंसान और डीमंस साथ रहते थे। कहा जाता है कि उनका ज्ञान कई मामलों में हमसे कहीं आगे था। लेकिन फिर आर्गोसैक्स का जन्म हुआ। अपनी शक्ति की चरम सीमा तक पहुंचने के लिए उसने उन प्राचीन दुनियाओं को ही निगल लिया। अगर वह वापस आया तो हमारा अंजाम भी बिल्कुल वही होगा। उधर एरियस एक एक करके नकली अर्काना मेडालिया को नष्ट करता जा रहा होता है ताकि असली वाला ढूंढ सके। वापस हवेली में लूकन कहते हैं, मैं अर्काना मेडालिया को नष्ट कर सकता हूँ, लेकिन इसकी शक्ति को नियंत्रित करके इसे पूरी तरह समाप्त करने में 8 घंटे लगेंगे। तभी अचानक लूकन की पोती वहाँ आ जाती है। आपने मुझे बताया ही नहीं कि हमारे यहाँ मेहमान आए हैं। फिर वह स्टाइल से पोज बनाकर कहती है, मैं मटिल्डा हूँ, भविष्य की एक्ट्रेस, पॉप सुपरस्टार और फैशन डिजाइनर। लूकन तुरंत कहते हैं, मैंने तुमसे कहा था कि यहाँ मत आना, अपने कमरे में वापस जाओ। वह मुंह फुलाते हुए कहती है, ये तो चीटिंग है। लूकन गहरी सांस लेते हुए कहते हैं, कृपया इसे माफ कर देना, इसकी जिंदगी बहुत मुश्किल रही है। अब इस दुनिया में इसके पास सिर्फ मैं ही बचा हूँ। इसके बाद लूकन अर्काना मेडालिया को नष्ट करने की प्रक्रिया शुरू कर देते हैं। वह डांटे और लेडी से कहते हैं, जब तक मैं इसे पूरी तरह नष्ट नहीं कर देता, इस कमरे में कोई अंदर नहीं आएगा। बाहर आकर लेडी डांटे से पूछती है, तो अब पूरे 8 घंटे हम क्या करेंगे? तभी मटिल्डा फिर से वहाँ आ जाती
है और उसके बाद जो होता है वह किसी ने नहीं सोचा था। मटिल्डा दोनों को लगभग घसीटते हुए अपने साथ ले जाती है और एक के बाद एक अजीब अजीब खेल खिलाने लगती है। डांटे और लेडी चाहकर भी उसे मना नहीं कर पाते। आखिरकार खूब हंसते हंसते मटिल्डा थक जाती है और वहीं सो जाती है। उधर दूसरी तरफ एरियस आखिरकार असली अर्काना मेडालिया की लोकेशन पता लगा लेता है। उसी समय डांटे और लेडी हवेली के एक कमरे में अकेले रह जाते हैं और फिर जो अक्सर एक लड़के और एक लड़की के लंबे समय तक अकेले रहने पर होता है वही होने लगता है। आखिरकार शिकारी अपने शिकार का दिल जीतने का रास्ता ढूंढ ही लेता है और इस वक्त डांटे भी कुछ ऐसा ही करता दिखाई देता है। इतना ही नहीं, ऐसा भी नहीं लगता कि उसका शिकार इससे बिल्कुल नाखुश हो। खैर, फिलहाल उन दोनों को वहीं छोड़ देते हैं। दूसरी तरफ एरियस अपनी पूरी सेना के साथ हवेली की ओर बढ़ चुका होता है। अर्काना मेडालिया पूरी तरह नष्ट होने में अब सिर्फ 1 घंटा बाकी है और तभी पता चलता है कि एरियस पहले से ही प्रोफेसर लूकन को अच्छी तरह जानता है। जैसे ही वे लोग जबरदस्ती हवेली के अंदर घुसते हैं, लूकन को तुरंत उनकी मौजूदगी का एहसास हो जाता है। वो बंदर को डांटे को चेतावनी देने के लिए भेज देते हैं। और हाँ, ये मत पूछना कि डांटे ने कपड़े क्यों नहीं पहने हुए हैं। डांटे तुरंत बाहर भागता है और देखता है कि सफेद बाघ एरियस की सेना से लड़ रहा है, लेकिन अफसोस उनकी डुप्लीकेट सेना बहुत जल्दी उस बाघ को मार देती है। उसी समय मटिल्डा भी जाग जाती है और बाहर आते हुए कहती है, मेरे ही घर में पार्टी हो रही है और मुझे बुलाया तक नहीं। तभी एक डुप्लीकेट उसे देख लेता है और उस पर हमला करने दौड़ पड़ता है, लेकिन उससे पहले कि वो उसे नुकसान पहुंचा सके, डांटे बीच में आकर उसे खत्म कर देता है। फिर वो मटिल्डा से कहता है, डरना मत, कहीं सुरक्षित जगह जाकर छिप जाओ। इसके साथ ही वो अपना लॉकेट भी उसकी सुरक्षा के लिए उसे सौंप देता है। मटिल्डा वहां से भाग जाती है और अब असली लड़ाई शुरू होती है। डांटे और लेडी एक बात पर सहमत होते हैं, हमें बस 1 घंटे तक इन्हें प्रोफेसर लूकन से दूर रखना है। कुछ देर तक लड़ाई लगातार चलती रहती है। फिर एरियस लूसिया को भी लड़ाई में उतरने का आदेश देता है। लूसिया एक बेहद अहम बात बताती है, एरियस ने इन्हें इंसान और डीमन की कोशिकाओं को मिलाकर बनाया है, यानी ये जब चाहें डीमन में बदल सकते हैं। ऐसा कुछ जो तुम अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। कुछ ही पलों बाद वे सभी एक साथ अपने डीमन रूप में बदल जाते हैं। अब लड़ाई पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक हो जाती है। आखिरकार दुश्मनों की संख्या इतनी बढ़ जाती है कि लेडी लगभग मारी ही जाती है। लेडी को खतरे में देखकर डांटे का गुस्सा फूट पड़ता है। वो अपने किसी और अपने को खोना नहीं चाहता और आखिरकार डांटे अपने डीमन रूप में बदल जाता है और उसी पल पूरी लड़ाई का रुख बदल जाता है। वो दुश्मनों को ऐसे काटने लगता है जैसे वे सिर्फ कीड़े मकोड़े हों। ये देखकर एरियस कहता है, अब इसकी सबसे बड़ी कमजोरी पर वार करने का समय आ गया है। लेडी डांटे को लड़ते हुए देखकर मजाक में कहती है, तुम्हें पहले ही बदल जाना चाहिए था, तब तो ये लड़ाई और भी मजेदार होती। लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाती, मुख्य डीमन अचानक उस पर हमला करता है और उसे आसमान में बहुत ऊंचाई तक उठा ले जाता है। जैसे ही डांटे ये देखता है, वो तुरंत उसकी तरफ दौड़ पड़ता है, लेकिन इसी मौके का फायदा उठाकर बाकी दुश्मन उसे घायल कर देते हैं। डीमंस अपने घाव भर सकते हैं, उन्हें मारना आसान नहीं होता, लेकिन लेडी वो ऐसा नहीं कर सकती। मुख्य डीमन हवा में ही उसे बेरहमी से यातनाएं देता है और बुरी तरह घायल कर देता है। फिर अचानक उसे बहुत बड़ी ऊंचाई से नीचे फेंक देता है। लेडी की ये हालत देखकर डांटे पूरी तरह अपना आपा खो देता है। लूकन बेबस होकर चिल्लाते हैं, डांटे वहां से मत जाओ, लेकिन डांटे गुस्से में इतना अंधा हो चुका होता है कि वो उनकी एक नहीं सुनता। लूकन की बात पूरी तरह नजरअंदाज करके वो सीधे मुख्य डीमन की तरफ दौड़ पड़ता है। रास्ते में आने वाले हर दुश्मन को वो चीरता हुआ आगे बढ़ता है। जब आखिरकार वो रास्ता साफ करके मुख्य डीमन तक पहुंचता है तो वो हंसते हुए कहती है, तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी तुम्हारी भावनाएं हैं, तुम कभी भी शांत दिमाग से नहीं सोचते। फिर वो दोबारा हंसती है, मैंने तुम्हें बेवकूफ बना दिया, मैंने तुम्हें पूरी तरह अपने जाल में फंसा लिया। और ठीक उसी पल एरियस डांटे की सबसे बड़ी कमजोरी पर कब्जा कर लेता है। वो एक छोटी बच्ची मटिल्डा को बंधक बनाकर कहता है, अपना हथियार नीचे रख दो, वरना इसकी मौत के जिम्मेदार तुम खुद होगे। डांटे समझ ही नहीं पाता कि अब क्या करे। उसी समय मुख्य डीमन उस पर सीधा हमला कर देता है कि डांटे दूर जा गिरता है और धीरे धीरे वापस अपने इंसानी रूप में लौटने लगता है। फिर एरियस लूकन की तरफ देखकर कहता है, आइए प्रोफेसर, अब ये छोटा सा नाटक खत्म कर दीजिए, मेडालिया मुझे सौंप दीजिए। अर्काना मेडालिया पूरी तरह नष्ट होने में अब सिर्फ कुछ ही पल बाकी थे। लूकन के सामने एक असंभव फैसला था, या तो अर्काना को नष्ट करें या अपनी पोती को बचाएं। एरियस एक सौदा रखता है, ये अनुष्ठान रोक दीजिए और मैं आपकी पोती को छोड़ दूंगा। कुछ पल की भारी चुप्पी के बाद लूकन अपनी पोती को बचाने का फैसला करते हैं। वो आगे बढ़कर एरियस के सामने खड़े हो जाते हैं। एरियस मुस्कुराकर कहता है, प्रोफेसर लूकन, आपसे मिलकर खुशी हुई, काश हमारी मुलाकात किसी बेहतर मौके पर होती। हालांकि मेरे लिए तो ये मौका पहले से ही खुशियों भरा है। लूकन कहते हैं, उसे छोड़ दो। एरियस जवाब देता है, पहले मेडालिया। जैसे ही एरियस को मेडालिया मिलती है, वो मटिल्डा को छोड़ देता है। मटिल्डा तुरंत भागकर अपने दादाजी की तरफ दौड़ती है, लेकिन तभी मुख्य डीमन अचानक लूकन के पीछे प्रकट हो जाता है और एक ही पल में प्रोफेसर लूकन को बेरहमी से चीरकर मार दिया जाता है। और जैसे इतना काफी नहीं था,
मटिल्डा को भी उसी तरह एक अज्ञात जगह टेलीपोर्ट कर दिया जाता है, जैसे पहले वर्जिल को किया गया था। फिर एरियस डाटे की तरफ देखकर कहता है, चिंता मत करो, वो लड़की जिंदा है, लेकिन ऐसी जगह पर जहाँ जिंदा रहना किसी बच्चे के बस की बात नहीं है, और मैं कभी झूठ नहीं बोलता। डाटे पहले ही इतनी बुरी तरह घायल और थक चुका होता है कि आखिरकार बेहोश हो जाता है, और इस तरह इतने खून खराबे और दुखद घटनाओं के बाद एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। हम देखते हैं कि मैरी आर्कम किसी तरह जिंदा बच जाती है। इस समय उसका इलाज चल रहा होता है, और ये इलाज एरियस द्वारा बनाई गई उस बेहद उन्नत तकनीक से किया जा रहा है जो मौत के मुंह में पहुंच चुके इंसान को भी वापस जिंदगी दे सकती है। फिर कहानी अतीत में चली जाती है। हम देखते हैं कि विलियम बेंस और मैरी आर्कम पहली बार एक दूसरे से मिलते हैं। उस समय लेडी अकेले ही एक डेमन से लड़ रही होती है। वो आज की तुलना में काफी छोटी दिखाई देती है। कड़ी लड़ाई के बाद आखिरकार वो उस डेमन को मार गिराती है। जैसे ही वो डेमन गायब होता है, विलियम बेंस उसके पीछे आकर खड़ा हो जाता है। जो कुछ उसने अभी देखा था उससे वो काफी प्रभावित होता है और उसकी तारीफ करते हुए कहता है, तुम्हारे अंदर गजब की क्षमता है। लेकिन उसका असली मकसद मैरी आर्कम को डार्क कॉम में भर्ती करना होता है। वो उसे अपने संगठन में शामिल होने का प्रस्ताव देता है और कहता है, हम दोनों का लक्ष्य एक ही है। जब तुम बड़ी हो जाओगी तब हमारे लिए काम करोगी और उस राक्षस से अपना बदला लोगी जिसने तुम्हारा परिवार तुमसे छीन लिया। आखिरकार मैरी आर्कम के पास डार्क कॉम में शामिल होने के अलावा लगभग कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता। फिर कहानी वापस वर्तमान में लौट आती है। लेडी आखिरकार होश में आ जाती है। जैसे ही उसकी आंख खुलती है, विलियम बेंस उससे कहता है, हम तुम्हारा इलाज कर रहे हैं। 1 घंटे से भी कम समय में ग्रहण शुरू होने वाला है और अर्काना की शक्ति से हम आखिरकार नर्क का हमेशा के लिए अंत कर देंगे। फिर वो बताता है कि इस समय वे लोग ओरोबोरोस इंटरनेशनल होटल के अंदर मौजूद हैं। ये सुनते ही लेडी तुरंत कहती है, तुम गलत हो। अगर एरियस ने अर्काना को सक्रिय कर दिया तो लाखों लोग मारे जाएंगे। एरियस तुम सबसे झूठ बोल रहा है। लेकिन विलियम बेंस जवाब देता है, तुम अब भी सच नहीं समझी। आज हम हमेशा के लिए शैतान का अंत करने वाले हैं। लेडी तुरंत उसकी बात काटते हुए कहती है, एरियस अर्काना की मदद से सिर्फ एक डेमन को मारना नहीं चाहता, उससे पहले वो उससे भी बड़े शैतान को दोबारा जिंदा करना चाहता है, उसी को जिसने मुंडस से पहले माकाई पर राज किया था। इतना सब सुनने के बाद भी विलियम बेंस कहता है, अब भी समय है कि तुम अपनी गलती सुधार लो। तुम्हें ये रास्ता छोड़ देना चाहिए, वरना तुम्हें इसका पछतावा होगा। फिर दृश्य डांटे की तरफ बदल जाता है। इस समय डांटे कैद में होता है। जैसे ही उसे होश आता है, एरियस कहता है, इतनी छटपटाहट मत दिखाओ और चिंता मत करो, लेडी जिंदा है। सच कहूँ तो मुझे आज भी यकीन नहीं होता कि तुमने उस लड़की से प्यार कर लिया जिसने न जाने कितनी बार तुम्हें मारने की कोशिश की। तब डांटे पूछता है, तुमने वर्जिल के साथ क्या किया? एरियस जवाब देता है, वर्जिल अभी भी जिंदा है, लेकिन इस समय वो इस दुनिया में नहीं है। वो बेहद जिद्दी है और अभी वो एक बेहद खतरनाक रास्ते पर चल रहा है। सबसे पहले हमें उसके दिमाग से मुंडस के सारे झूठ निकालने होंगे। एरियस ने उसे ऐसी जगह भेज दिया है जहां जिंदा बचना लगभग नामुमकिन है। एक ऐसी जगह जहां वो उन सभी लोगों को भेजता है जो उसके लिए मुसीबत बन जाते हैं। और सबसे बुरी बात, वर्जिल के पास इस समय उसकी तलवार भी नहीं है, यानी वहां से निकल पाना उसके लिए और भी मुश्किल हो गया है। कुछ देर चलने के बाद वर्जिल की मुलाकात एक छोटी लड़की मटिल्डा से होती है। उसे भी हाल ही में एरियस ने उसी जगह भेजा था। इस समय मटिल्डा उस लॉकेट को वापस पाने की कोशिश कर रही होती है जो डांटे ने उसे सौंपा था। कुछ डेमंस उससे वो लॉकेट छीन चुके होते हैं। जैसे ही वर्जिल उस लॉकेट को देखता है, वो उसे तुरंत पहचान लेता है। फिर वो उन डेमंस की तरफ देखकर कहता है, वो लॉकेट मुझे दे दो। वर्जिल को देखकर वे डेमंस हंसने लगते हैं। अरे वाह, एक और नया शिकार आ गया। लगता है तुम्हें जरा भी अंदाजा नहीं कि तुम कहां पहुंचे हो। वर्जिल शांत आवाज में जवाब देता है, मुझे अच्छी तरह पता है कि मैं कहां हूं। ये ट्रिस्मैजिया का आयाम है, वही ट्रिस्मैजिया जिसे एरियस ने कैद कर रखा है। और जैसे ही उसके मुंह से ये शब्द निकलते हैं, लड़ाई शुरू हो जाती है। वर्जिल एक एक करके सभी डेमंस को काट गिराता है। जो डेमंस बच जाते हैं वे इतने डर जाते हैं कि जान बचाकर भाग निकलते हैं। लॉकेट उठाने के बाद वर्जिल मटिल्डा की तरफ मुड़कर पूछता है, ये लॉकेट तुम्हें कहां से मिला? फिर कहानी वापस डांटे की तरफ लौटती है, जहां एरियस उससे कहता है, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे लिए काम करो। डांटे जवाब देता है, मैं तुम्हारे लिए कभी काम नहीं करूंगा। एरियस कहता है, तुम अपने भाई जैसे नहीं हो। तुम जो भी करते हो अपने मजे और अपनी खुशी के लिए करते हो, और अगर इस दुनिया में तुमसे भी ज्यादा तबाही मचाने की ताकत किसी के पास है तो वो आर्गो सैक्स है। डांटे जवाब देता है, तुम सही कह रहे हो। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सी ऐसी चीजें की हैं जिन पर मुझे शर्म आती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें इस दुनिया को तबाह करने दूं। इसके बाद एरियस अर्काना का एक टुकड़ा उसकी जगह पर लगा देता है। डांटे हैरान होकर पूछता है, तुम मेरे साथ क्या कर रहे हो? एरियस जवाब देता है, मैं तुम्हारी सोच बदल रहा हूँ। अर्काना की शक्ति का इस्तेमाल करके एरियस डांटे को हजारों साल पहले उस समय में भेज देता है जब आर्गो सैक्स मकाई पर राज करता था। वहां डांटे देखता है कि इंसान और डीमंस दोनों ही खून से भरी जमीन पर खड़े अपने राजा आर्गो सैक्स के आने का इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही आर्गो सैक्स वहां पहुंचता है, वो अपने आसपास मौजूद हर जीव की जीवन शक्ति सोखना शुरू कर देता है ताकि अपनी ताकत और बढ़ा सके। लेकिन तभी उसके अपने कुछ अनुयायी ही उसके साथ विश्वासघात कर देते हैं और पीछे से उस पर हमला कर देते हैं। आर्गो सैक्स उनका जवाब देता है, लेकिन उसी समय
समय लड़ाई में एक और योद्धा शामिल हो जाता है, मकाई का वर्तमान राजा मुंडस, जो कभी आर्गोसैक्स का सबसे वफादार सेवक हुआ करता था। मुंडस सीधे आर्गोसैक्स पर हमला करता है और उसे बुरी तरह घायल कर देता है। आर्गोसैक्स कहता है, तो तुम मेरी जगह लेना चाहते हो? मैंने ही तुम्हें बनाया था। ये दुनिया कभी भी तुम्हारे प्रति वफादार नहीं होगी। मुंडस जवाब देता है, तो फिर मैं ऐसी एक नई दुनिया बनाऊंगा जो होगी। और इतना कहते ही वो आर्गोसैक्स का अंत कर देता है। मरते समय आर्गोसैक्स अपने आखिरी आदेश से अर्काना के चारों टुकड़ों को पृथ्वी पर भेज देता है। कई वर्षों बाद उन्हीं टुकड़ों में से एक एरियस नाम के एक आदमी के हाथ लगता है। उस समय एरियस एक आविष्कारक होता है जिसकी नई खोज को उस दौर के राजा ने ठुकरा दिया था। गुस्से में आकर एरियस अपने सारे कागज हवा में उछाल देता है। उन्हीं में से एक कागज सीधे अर्काना के उस टुकड़े पर गिरता है और पल भर में जलकर राख हो जाता है। यही देखकर एरियस का ध्यान उस रहस्यमयी वस्तु की ओर जाता है। जैसे ही वो उसके पास पहुंचता है, आर्गोसैक्स की आत्मा उसके मन में प्रवेश करके कहती है, मैं तुम्हारे मन की हर बात पढ़ सकता हूँ। फिर आर्गोसैक्स उसे ऐसे सपने, ऐसे दृश्य और ऐसी शक्तियों की झलक दिखाता है कि एरियस की सारी महत्वाकांक्षा पूरी तरह भ्रष्ट हो जाती है। और यहीं से एरियस और आर्गोसैक्स की अजीब साझेदारी की शुरुआत होती है। असल में एरियस का मिशन था अर्काना के चारों टुकड़े ढूंढना और आर्गोसैक्स को दोबारा जीवित करना। लेकिन एक इंसान की एक जिंदगी इतना बड़ा काम पूरा करने के लिए काफी नहीं थी, इसलिए आर्गोसैक्स उसे पुनर्जन्म की शक्ति दे देता है। जब भी एरियस मरता, वो दोबारा जन्म लेता और सबसे खास बात, उसे अपनी पिछली सभी जिंदगियों की हर याद रहती। अर्काना की तलाश में उसने अनगिनत बार अपनी जान गंवाई, लेकिन हर बार वो वापस लौट आया और फिर से उसी तलाश में लग गया। ये सिलसिला सदियों तक चलता रहा, जब तक कि आखिरकार वो अर्काना के चारों टुकड़े हासिल नहीं कर लेता। और आखिरकार सदियों की ये तलाश उसे वर्तमान समय तक ले आई। जब डाटे वापस वर्तमान में लौटता है तो एरियस को घूरते हुए कहता है, तो तुम 1000 साल के बूढ़े हो? एरियस तुरंत उसकी बात सुधारते हुए कहता है, 672 साल, लेकिन वो मेरी बुद्धि की उम्र है, इस शरीर की नहीं। फिर वो आगे कहता है, मुझे अपनी जी हुई हर एक जिंदगी याद है। मैंने राजाओं और सम्राटों को आते जाते देखा है। 600 साल पहले आर्गोसैक्स ने मुझे सिर्फ एक आदेश दिया था, सब कुछ जला दो और इन लपटों को अपना लो। फिर कहानी वापस वर्जिल की तरफ लौटती है। मटिल्डा उसे सब कुछ बता देती है, उसे ये लॉकेट कैसे मिला, प्रोफेसर लूकन की हवेली में क्या हुआ और आखिर वो इस जगह तक कैसे पहुंची। तभी पहले भागे हुए डीमंस और भी ज्यादा साथियों को लेकर वापस लौट आते हैं और उनमें से एक के हाथ में वर्जिल की तलवार भी होती है। जैसे ही वर्जिल उसे देखता है, वो कहता है, मेरी तलवार मुझे वापस दे दो। और फिर पहले की तरह एक बार फिर कत्लेआम शुरू हो जाता है। वर्जिल एक एक करके हर डीमन को उसकी औकात याद दिलाते हुए काट गिराने लगता है, लेकिन तभी एक डीमन अचानक मटिल्डा को पकड़ लेता है और उसकी गर्दन पर तलवार रख देता है। वो धमकी देते हुए कहता है, एक कदम भी आगे बढ़ाया तो इसका गला काट दूंगा। वर्जिल ठंडी आवाज में जवाब देता है, तुम्हें लगता है मुझे उस बच्ची की परवाह है? लेकिन इससे पहले कि कोई और कुछ कर पाता, मटिल्डा अचानक उस डीमन के हाथ पर जोर से काट लेती है। वर्जिल बिना एक पल गवाए आगे बढ़ता है। डीमन के हमला करने से पहले ही वो अपनी तलवार वापस हासिल कर लेता है और एक ही वार में उसका हाथ काट देता है। इसके बाद वर्जिल अपनी तलवार की मदद से एक पोर्टल खोलने की कोशिश करता है ताकि वे दोनों वहां से निकल सके, लेकिन किसी वजह से पोर्टल खुलता ही नहीं। घायल डीमन हंसते हुए कहता है, अगर यहाँ से निकलना इतना आसान होता तो तुम्हें क्या लगता है एरियस लोगों को यहाँ क्यों भेजता? वर्जिल अपनी तलवार उसकी गर्दन पर रखते हुए कहता है, बाहर निकलने का रास्ता कहाँ है? डरा हुआ डीमन तुरंत बोल पड़ता है, सिर्फ एक ही रास्ता है। जैसे ही वो ये कहता है, वर्जिल समझ जाता है कि उसका इशारा किस तरफ है। वो पूछता है, कहाँ है वो? डीमन ऊपर की ओर इशारा करते हुए कहता है, ऊपर। निकास का रक्षक वहीं तुम्हारा इंतजार कर रहा है, उससे लड़े बिना तुम बाहर नहीं निकल सकते। वो तुम्हें ऐसी चीजें दिखाता है जिन्हें कोई भी इंसानी दिमाग सह नहीं सकता। वे लोग दिखाई दे रहे हैं जो बिना आत्मा के ज़ॉम्बी की तरफ भटक रहे हैं। उन सब का यही हाल हुआ था। जो भी उसके सामने गया कभी पहले जैसा वापस नहीं लौटा। वर्जिल शांत स्वर में कहता है, ट्रिस्मैजिया भविष्यवक्ता है, वे सिर्फ सच दिखाते हैं। ये सुनकर डीमन जोर जोर से हंसने लगता है। तो फिर तुम भी नहीं बचोगे, क्योंकि तुम अपने ही सच का सामना करने के लिए बहुत कमजोर हो। लेकिन उसकी हंसी कुछ ही पल टिकती है। वर्जिल बिना किसी हिचकिचाहट के उसे वहीं मार डालता है। फिर वो मटिल्डा से कहता है, मेरे पीछे आओ। उधर ग्रहण शुरू होने में अब सिर्फ कुछ ही पल बाकी रह गए हैं। दृश्य बदलकर लेडी की तरफ जाता है। वो कहती है, हम गलत थे बेंस, क्या तुम्हें समझ नहीं आता? तुम्हारे आदेशों की वजह से न जाने कितने परिवार बर्बाद हो चुके हैं, मासूम बच्चे भी मारे गए हैं। विलियम बेंस जवाब देता है, मुझे पता है कि तुम आज भी अपने माता पिता की मौत का दोष खुद को देती हो। जो इंसान इतना बड़ा दर्द झेल चुका हो, वो हमेशा सही रास्ता नहीं देख पाता। लेडी गुस्से में कहती है, मेरे माता पिता का इससे क्या लेना देना है? यहाँ लाखों लोगों की जिंदगी दांव पर लगी है। तब विलियम बेंस उसे एक वीडियो रिकॉर्डिंग दिखाता है। वो कहता है, तुम्हारे पिता जिंदा है, उन्होंने ही हमें तुम्हारे बारे में बताया था। उसके बाद ही मैं उस रात गोदाम में तुमसे मिलने आया था, लेकिन तुम्हारे पिता चाहते थे कि उनके जिंदा होने की बात किसी को पता ना चले। लेकिन इससे पहले कि वीडियो आगे बढ़ पाता, विलियम तुरंत लैपटॉप बंद कर देता है। फिर वो कहता है, इस पूरी लड़ाई में मुंडस के खिलाफ तुम्हारे पिता ने हर कदम पर
पर हमारी मदद की है। हाँ, उन्होंने खुद को डीमन बना लिया था। हाँ, उन्होंने तुम्हारी माँ की हत्या की थी, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने कभी हमारे उद्देश्य का साथ नहीं छोड़ा। तुम्हें भी हमारे साथ खड़ा होना चाहिए। लेकिन ये सब सुनकर लेडी पूरी तरह स्तब्ध रह जाती है। कुछ पल बाद वो कहती है, मेरे पिता बिल्कुल तुम्हारी तरह है, एक आत्ममुग्ध इंसान जो अपनी पागल सनक में पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। क्या तुम्हें सच में लगा कि उस राक्षस के बारे में सुनकर मैं तुम्हारा साथ देने लगूंगी? उसने मेरी माँ की हत्या की थी। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी डीमन ने उसे नियंत्रित किया था या उसने अपनी मर्जी से खुद को डीमन बनाया था। इसके बाद भी वो विलियम को खरी खोटी सुनाती रहती है। आखिरकार विलियम, एक सैनिक, टॉम की तरफ मुड़कर आदेश देता है, ध्यान रखना, ये किसी भी हालत में इस कमरे से बाहर नहीं निकलनी चाहिए। जैसे ही वो जाने लगता है, लेडी उसे आवाज देकर कहती है, अगर तुमने मुझे कभी सिर्फ एक सैनिक से बढ़कर समझा है तो एरियस को अरकाना का इस्तेमाल मत करने देना। लेकिन विलियम बिना कोई जवाब दिए वहां से चला जाता है और सीधे एरियस की ओर बढ़ जाता है। फिर कहानी वापस डांटे की तरफ लौटती है। असल वजह यह है कि एरियस डांटे और वर्जिल को मारना नहीं चाहता, क्योंकि वो दोनों भाइयों की ताकत का इस्तेमाल करके आर्गोसेक्स को उसकी असली शक्ति वापस दिलाना चाहता है ताकि वो मुंडस को मार सके। लेकिन एरियस जितनी भी कोशिश कर ले, डांटे उसकी मदद करने से साफ इनकार कर देता है। तब एरियस गहरी सांस लेकर कहता है, तो फिर मुझे दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा। अचानक डांटे के शरीर से उसका खून बहुत तेजी से निकलना शुरू हो जाता है। उसे उसी हालत में छोड़कर एरियस वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ वर्जिल और मटिल्डा आखिरकार ट्रिस्माजिया के पास पहुंच जाते हैं। जैसे ही दोनों बाहर निकलने वाले रास्ते के करीब पहुंचते हैं, अचानक एक रहस्यमयी जादुई बाधा उन्हें चारों तरफ से घेर लेती है और फिर उनके सामने ट्रिस्माजिया अपना असली रूप दिखाता है। ट्रिस्माजिया कहता है, तुमसे मिलकर खुशी हुई वर्जिल। उधर ग्रहण शुरू होने में अब सिर्फ कुछ ही पल बाकी है। कहानी फिर एरियस और पूरे आर्काना की तरफ लौटती है। वहां एक भव्य समारोह चल रहा है जहां चारों तरफ जश्न का माहौल बना हुआ है। उसी समय उपराष्ट्रपति विलियम बेंस वहां पहुंचते हैं। वो सीधे एरियस के पास जाकर कहते हैं, मुझे तुमसे बात करनी है। एरियस मुस्कुराकर जवाब देता है, जरूर, वैसे भी अब ज्यादा समय बचा नहीं है। विलियम कहते हैं, अगर मैं सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर हूं तो शैतान को मारने वाला हथियार भी मुझे ही चलाना चाहिए। आखिरी बार मैं करूंगा। एरियस शांत स्वर में जवाब देता है, आर्काना को सक्रिय करना आसान नहीं है, ये सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ। लेकिन विलियम फिर कहता है, नहीं, मैं खुद ये करना चाहता हूँ। एरियस हल्की मुस्कान के साथ पूछता है, लगता है मैरी आर्खम को होश आ गया है, उसने तुम्हें क्या बताया? विलियम जवाब देता है, उसने कहा कि आर्काना लाखों लोगों की जान ले लेगा। उसने कहा कि तुम किसी शैतान को मारना नहीं चाहते, बल्कि एक और भी भयानक शैतान को वापस जिंदा करना चाहते हो। लेकिन मैंने उसकी बात पर यकीन नहीं किया। ये सुनते ही एरियस जोर से हंसने लगता है। फिर कहता है, वो बिल्कुल सही कह रही थी, इसे गिरफ्तार करो। लेकिन सब कुछ उसकी उम्मीद के बिल्कुल उल्टा हो जाता है। एरियस अपनी शक्तियों से वहां मौजूद सभी सैनिकों पर एक ही पल में नियंत्रण कर लेता है। उसी समय दूसरी तरफ लेडी किसी तरह टॉम को मना लेती है और वो उसे आजाद कर देता है। आखिर वो कभी इन्हीं सैनिकों की कमांडर रह चुकी थी। उधर समारोह के बीच एरियस एक एक करके सैनिकों को बेरहमी से मारना शुरू कर देता है। ये देखकर वहां मौजूद मेहमान घबराकर लिफ्टों की तरफ भागने लगते हैं। विलियम अपनी पिस्तौल निकालने की कोशिश करता है, लेकिन एरियस उसे बिना किसी मेहनत के वहीं जकड़ देता है। फिर एरियस कहता है, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है, सदियों में मैंने तुम्हारे जैसे कितने लोगों को देखा है जो खुद को बहुत महत्वपूर्ण समझते थे। सच कहूं, मैं बहुत समय से तुम्हें इस हालत में देखने का इंतजार कर रहा था। इसके बाद वो स्पार्डा की तलवार अपने पास खड़ी महिला को देते हुए कहता है, तुम जानती हो क्या करना है। जैसे ही आर्गोसेक्स अपनी पूरी शक्ति हासिल कर ले और पर्याप्त ऊर्जा निगल ले, तुरंत दोनों दुनियाओं के बीच दरार खोल देना। उसी पल लेडी वहां पहुंचते ही गोली चला देती है, लेकिन वो महिला स्पार्डा की तलवार से गोली रोक देती है और तुरंत पलटवार करती है। हमला सीधे लेडी पर होने वाला ही होता है कि तभी डांटे अपने दानवी रूप में अचानक बीच में आ जाता है और पूरा वार खुद सह लेता है। अगर वही हमला लेडी पर लगता तो वो उसी पल दो टुकड़ों में बढ़ जाती। इतना भयानक वार झेलने के बाद डांटे वहीं बेहोश होकर गिर पड़ता है। इसके बाद एरियस अपना ध्यान विलियम बेंस की तरफ करता है और लेडी की आंखों के सामने ही वो विलियम को इस दुनिया से हमेशा के लिए मिटा देता है। ठीक उसी समय ग्रहण अपने पूर्ण चरण में पहुंच जाता है। एरियस आर्काना के ठीक बीचों बीच खड़ा हो जाता है और जैसे ही पूर्ण ग्रहण शुरू होता है, आर्गोसेक्स एरियस के शरीर के भीतर पुनर्जन्म ले लेता है। अब एरियस और आर्गोसेक्स एक ही अस्तित्व बन चुके हैं। इसके बाद वो आसपास मौजूद लोगों को पकड़ पकड़ कर उनकी जीवन शक्ति निगलना शुरू कर देता है। हर आत्मा के साथ उसका शरीर और भी शक्तिशाली होता जाता है और आखिरकार सारी ऊर्जा अपने अंदर समेटने के बाद आर्गोसेक्स पूरी तरह मुक्त हो जाता है। एक बेहद भयावह नए रूप में एरियस और आर्गोसेक्स एक साथ एक ही आवाज में कहते हैं, हम वापस आ गए हैं। फिर हम वर्जिल को देखते हैं जो ट्रिस्माजिया के सामने खड़ा होता है। ट्रिस्माजिया लोगों को उनका सच दिखाकर कमजोर करता और फिर अपना गुलाम बना लेता था और वर्जिल के साथ भी वही होने लगता है। ट्रिस्माजिया अपनी शक्तियों से उसे पास्ट में ले जाता है जहां वर्जिल को वही डीमंस दिखाई देते हैं जिन्होंने उसकी मॉम पर हमला करके उन्हें मार डाला था।
था, लेकिन सबसे बड़ा सच ये था कि उन डीमंस को ये हुक्म उसी शख्स ने दिया था जिसकी वफादारी में वर्जिल ने न जाने कितने लोगों को मार डाला था। उसकी मॉम का असली कातिल किंग मुंडस था। ये सुनते ही वर्जिल गुस्से से कहता है, तो तू था वो कमीना। लेकिन वर्जिल टूटने के बजाय अपने गुस्से पर काबू कर लेता है। वो कहता है, मुझे पता था कि मुंडस का मुझे अपनी तरफ रखना एक सोची समझी चाल थी, लेकिन मैं उसका असली इरादा नहीं समझ पाया। अफसोस, तुम मुझे तोड़ नहीं पाओगे। ये सुनकर ट्रिस्माजिया गुस्से से कहता है, तुम जरूर टूटोगे। तभी वर्जिल तेजी से डीमन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होता है और ट्रिस्माजिया के हमले से पहले ही मेटिल्डा को उठा लेता है। फिर वो एग्जिट के जरिए असली दुनिया में वापस आ जाता है। मेटिल्डा खुशी से कहती है, हम बाहर आ गए, कमाल कर दिया। लेकिन वर्जिल कहता है, तो एरियस मुझे ये सब दिखाना चाहता था। वो चाहता है कि मैं उससे हाथ मिला लूं ताकि हम दोनों मिलकर मुंडस को मार सकें। मेटिल्डा फौरन कहती है, तुम्हें उससे हाथ नहीं मिलाना, उसी ने मेरे डैडू को मारा था, उसने और उस शैतान लड़की ने। वर्जिल गुस्से से जवाब देता है, तुम्हारे डैडू की जिंदगी बेमतलब थी, उन लाखों करोड़ों लोगों की तरह जिनकी जिंदगी आर्गोसैक्स निगलने वाला है। फिर वर्जिल एक पोर्टल खोलता है और उसमें जाते हुए कहता है, अगर एरियस चाहता है कि मैं अपना बदला लूं तो मैं जरूर लूंगा। फिर हम आर्गोसैक्स को देखते हैं जो इंसानों की लाइफ फोर्स चूस रहा होता है ताकि अपने असली डिमोनिक फॉर्म में आ सके। दूसरी तरफ डांटे होश में आते ही सबसे पहले लेडी को ढूंढता है। जैसे ही वो उसे देखता है फौरन गले लगाकर कहता है, मुझे लगा मैंने तुम्हें फिर खो दिया। लेडी जवाब देती है, नहीं खोया, अभी बहुत कुछ बाकी है और ये सब मेरी वजह से हुआ। लेकिन डांटे मौके का फायदा उठाकर अपने होंठ आगे कर देता है। लेडी उसकी तरफ देखती तक नहीं। डांटे फौरन कहता है, वो मैं सीटी बजा रहा था। फिर डांटे और लेडी फैसला करते हैं। डांटे आर्गोसैक्स को रोकेगा और लेडी एरियस की बेटी लूसिया को। लड़ाई शुरू हो जाती है, लेकिन एक छोटे लड़के को बचाते हुए डांटे आर्गोसैक्स के शिकंजे में आ जाता है। आर्गोसैक्स तेजी से ट्रांसफॉर्म होने लगता है क्योंकि इंसानों और डीमंस की लाइफ फोर्स में बहुत बड़ा फर्क था। तभी एक उड़ती हुई तलवार आकर डांटे को उसकी पकड़ से छुड़ा लेती है और ये तलवार होती है डांटे के बड़े भाई वर्जिल की। वर्जिल कहता है, मेरे होते हुए मेरे भाई को मारने का सोचना भी मत, अभी उसका और मेरा हिसाब बाकी है। आर्गोसैक्स कहता है, तो तुम सच देखकर भी हमारे खिलाफ तलवार उठाए खड़े हो? वर्जिल जवाब देता है, मुझे इतना बेवकूफ समझा है कि एक कमीने से बचकर दूसरे से हाथ मिला लूं? मुंडस मेरे हाथों मरेगा, लेकिन पहले तेरा हिसाब चुकाना है। लड़ाई शुरू होती है, लेकिन वर्जिल लड़ने के बजाय सीधा डांटे के पास पहुंचता है। फिर एक पोर्टल खोलता है और उसे लेकर वहां से निकल जाता है। दूसरी तरफ मेटिल्डा पता नहीं कैसे उस जगह पहुंच जाती है जहां लूसिया मौजूद होती है। तभी लेडी भी उस ड्राइवर सोल्जर की मदद से सीधा लूसिया तक पहुंच जाती है, लेकिन बाकी सोल्जर्स अभी भी लेडी के खिलाफ खड़े होते हैं। फिर लूसिया और लेडी आमने सामने आ जाती है। लूसिया दोबारा बकवास शुरू करती है, लेडी को गुस्सा आ जाता है और लड़ाई शुरू हो जाती है। लड़ाई में लेडी एक शानदार मूव से लूसिया को जमीन पर पटक कर उसकी गर्दन तोड़ देती है, लेकिन कुछ ही पलों बाद लेडी कहती है, ये वो नहीं है। असली लूसिया पीछे से आकर लेडी की जान लेने ही वाली होती है कि तभी मेटिल्डा गोली चला देती है। गोली सीधा लूसिया को लगती है। मेटिल्डा गुस्से से कहती है, ये मेरे डैडू की मौत का बदला है, कमीनी कहीं की। लेडी की जान बच जाती है। वो मेटिल्डा के पास आकर कहती है, थैंक्स मेटी, लेकिन तुम्हें गाली नहीं देनी चाहिए, बुरी बात है। दूसरी तरफ डांटे और वर्जिल पोर्टल से बाहर आते हैं। वर्जिल गुस्से में डांटे को दूर फेंक कर कहता है, मैंने तुमसे कहा था ना, इक्लिप्स तक हर कीमत पर आर्काना को उससे दूर रखना। तुम एक छोटा सा काम भी नहीं कर पाए। डांटे कहता है, ये आपस में लड़ने का वक्त नहीं है। फिर वो मानता है, तुम सही थे। वर्जिल शांत होकर कहता है, एक जगह मैं भी गलत था। डांटे पूछता है, अब बताओगे कि हम आर्गोसैक्स को कैसे हरा सकते हैं? वर्जिल जवाब देता है, आर्गोसैक्स का जन्म अभी पूरा नहीं हुआ, हम दोनों में इतना दम है कि उसे हरा सके, बस हमें अपनी पूरी ताकत लगानी होगी। डांटे कहता है, मैं तुम्हारी तरह जब चाहूं डेविल फॉर्म में नहीं आ सकता। वर्जिल जवाब देता है, हम अपनी नफरत की मदद से ही असली डेविल फॉर्म में आ सकते हैं। मैं भी मॉम के कमजोर इंसानी जीन्स की वजह से इस फॉर्म में ज्यादा देर नहीं रह सकता। सिर्फ दर्द और तकलीफ ही हमें हमारे असली डीमन फॉर्म में ला सकती है। इतना कहकर वर्जिल अपने डीमन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होता है और सीधा आर्गोसैक्स पर हमला कर देता है। डांटे भी अपनी जिंदगी के हर दर्द और तकलीफ को याद करता है। देखते ही देखते वो भी अपने असली डीमन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वर्जिल की मदद के लिए पहुंच जाता है। आर्गोसैक्स कहता है, आखिरकार स्पार्डा के दोनों बेटे आ ही गए। डांटे फौरन जवाब देता है, नहीं, हम ईवा के बेटे हैं। और फिर लड़ाई शुरू हो जाती है। लड़ाई में आर्गोसैक्स हार रहा होता है, लेकिन जैसे ही वो उस जगह पहुंचता है जहां लेडी मौजूद थी, उसे अपनी ताकत बढ़ाने के लिए कुछ इंसान और उनसे भी ज्यादा ताकतवर डीमन लूसिया मिल जाती है। वो लूसिया की पूरी लाइफ फोर्स चूस लेता है। लड़ाई दोबारा शुरू होती है, लेकिन इस बार आर्गोसैक्स दोनों भाइयों को कमजोर करके अपनी शक्तियों से पकड़ लेता है और उनकी लाइफ फोर्स चूसने लगता है। देखते ही देखते वो अपने असली डीमन फॉर्म के और करीब पहुंच जाता है। वर्जिल तलवार की मदद से खुद को और डांटे को उसकी पकड़ से छुड़ा लेता है, लेकिन पता नहीं क्यों आर्गोसैक्स दोनों भाइयों को छोड़कर आम इंसानों के पीछे चला जाता है। डांटे वर्जिल से पूछता है, तुमने कहा था कि आर्गोसैक्स अपनी पूरी ताकत हासिल करते ही मुंडस को मारने जाएगा, लेकिन अगर मुंडस अभी
इससे लड़े तो क्या वो जीत पाएगा? वर्जिल कुछ सोचकर जवाब देता है, हाँ वो जीत जाएगा। डांटे वायरलेस डिवाइस से लेडी को रिफ्ट खोलने के लिए कहता है। लेडी के पूछने पर वो अपना प्लान समझाता है। हम आर्गोस एक्स को डीमन वर्ल्ड में भेजकर मुंडस के हाथों मरवाएंगे। जैसे ही वो वहां जाए रिफ्ट बंद कर देना। फिर लेडी लूसिया के खून की शीशी लेकर आती है। डांटे कहता है, अगर रिफ्ट खुलने के बाद मेरी कोई खबर ना मिले तो मेरे घर के पास एक रेस्टोरेंट है, हम वहीं मिलेंगे। वादा करो तुम जरूर आओगी, तुमसे एक जरूरी बात करनी है। लेडी कहती है, हाँ मैं जरूर आऊंगी। फिर लेडी रिफ्ट खोल देती है। डांटे और वर्जिल अपनी सारी एनर्जी पिस्टल्स में फोकस करते हैं। वर्जिल कहता है, फिर से अपना वही बकवास डायलॉग मत बोलना। डांटे फौरन कहता है, जैकपॉट। दोनों एक साथ फायर करते हैं। उनका कंबाइंड अटैक इतना पावरफुल होता है कि आर्गोस एक्स रिफ्ट के बहुत करीब पहुंच जाता है और हवा का जबरदस्त प्रेशर उसे अंदर खींच लेता है। लेकिन डांटे के रोकने के बावजूद वर्जिल सीधा आर्गोस एक्स के पीछे चला जाता है। मजबूरन डांटे को भी वर्जिल के पीछे जाना पड़ता है। डांटे कहता है, लेडी हमारे जाते ही रिफ्ट बंद कर देना, तुम ये कर सकती हो। लेकिन हवा का प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि लेडी बेहोश होने लगती है और उसका हाथ छूट जाता है। तभी ड्राइवर सोल्जर उसे पकड़ लेता है, लेकिन फोर्स एज उसके हाथ से छूटकर सीधा रिफ्ट की तरफ चली जाती है और रिफ्ट खुला ही रह जाता है। इसी के साथ एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। फिर कहानी हमें 2000 साल पीछे ले जाती है, जहां स्पार्टा सैकड़ों डीमंस को मारने के बाद किंग मुंडस के सामने आकर खड़ा हो जाता है। मुंडस कहता है, तो तुमने भी मेरे खिलाफ तलवार उठा ली स्पार्टा। जब मैंने धरती की तरफ निशाना साधा तब तुम्हें मुझे रोकने का ख्याल आया। अब मुझे मकाई की बुनियाद में एक और लाश दफन करनी होगी और इसका मुझे बेहद अफसोस होगा। और फिर स्पार्टा और मुंडस के बीच पूरी ताकत से लड़ाई शुरू हो जाती है। फिर हम प्रेजेंट में वापस आते हैं, जहां वन आई डीमन मुंडस को धरती पर मौजूद अपने जासूस की खबर देता है। वो कहता है, हुजूर नेलो एंजेलो ने धरती पर टेलीविजन नाम की एक अजीब इंसानी चीज के जरिए पूरी दुनिया से बात की। वो व्हाइट रैबिट के बारे में बता रहा था, लेकिन अब पता नहीं कहां गायब हो गया है। फिर वन आई डीमन कहता है, हुजूर मुझे समझ नहीं आता कि आप उस नमक हराम की औलाद पर इतना भरोसा क्यों करते हैं, वो भी हमें धोखा देगा। मुंडस फौरन जवाब देता है, बोलने से पहले सोचा करो, अब तुम मुझे बताओगे कि मैं अपने किन सिपाहियों पर भरोसा कर सकता हूँ। वन आई डीमन फौरन माफी मांगकर वहां से चला जाता है और बाहर जाकर अपना गुस्सा निकालने लगता है। तभी उसे किसी की मौजूदगी का एहसास होता है। वो कहता है, छिपकली की तरह कोने में क्यों छिपे हुए हो जेस्टर? जेस्टर जवाब देता है, परेशानी के लिए माफी चाहता हूँ हुजूर, मेरा नाश्ता पकड़ में नहीं आ रहा था। वन आई डीमन अपना सारा गुस्सा जेस्टर पर निकालकर वहां से चला जाता है। जेस्टर कहता है, तुम जानते नहीं कि तुम कितने बड़े मस्करे हो, वरना मेरी नौकरी ही खा जाते। फिर हम किंग मुंडस को देखते हैं, जिसके सामने अचानक ह्यूमन वर्ल्ड का पोर्टल खुलता है। पोर्टल से आर्गोस एक्स सीधा डीमन वर्ल्ड में आ गिरता है और उसके पीछे डांटे और वर्जिल भी वहां पहुंच जाते हैं। जहरीली हवा की वजह से डांटे को चक्कर आने लगते हैं। वर्जिल फौरन कहता है, अपने अंदर के अंधेरे पर ध्यान दो, फिर न सांस लेने में दिक्कत होगी और न दम घुटेगा। डांटे वैसा ही करता है और खुद को संभाल लेता है। आर्गोस एक्स कहता है, कितनी वाहियात कोशिश थी, जब तुम हमें धरती पर नहीं रोक पाए तो इस सरजमीन पर क्या रोकोगे जिस पर हमारा पैदाइशी हक है। तभी अचानक जमीन कांपने लगती है। ये देखकर वर्जिल कहता है, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, और इसका मतलब सिर्फ एक था, किंग मुंडस की शानदार एंट्री। मुंडस को देखते ही आर्गोस एक्स कहता है, गद्दार। मुंडस जवाब देता है, मैं कब से तुम्हारे रीबर्थ का इंतजार कर रहा था, ताकि इस बार तुम्हारा ऐसा हाल करूं कि तुम्हारी रूह दोबारा जन्म लेने से भी डरे। आर्गोस एक्स कहता है, तुमने जितना वक्त यहाँ राज किया है उससे कहीं ज्यादा वक्त मेरी गुलामी में बिताया है। उस वक्त भी तुमने मुझे धोखे से हराया था, लेकिन अब हम पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर हो चुके हैं। मुंडस लड़ाई शुरू करते हुए कहता है, नहीं, तुम पहले से भी ज्यादा कमजोर हो। और इसी के साथ पास्ट के डीमन किंग आर्गोस एक्स और प्रेजेंट के डीमन किंग मुंडस के बीच जंग शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ डांटे और वर्जिल रिफ्ट बंद करने के लिए फोर्स एज की तरफ भागते हैं, इससे पहले कि एमुलेट तबाह हो जाए, क्योंकि अगर एमुलेट तबाह हो गया तो रिफ्ट बंद करने के लिए स्पार्टा को खुद आना पड़ेगा। दोनों डीमन किंग्स की लड़ाई के बीच आर्गोस एक्स अपना सबसे बड़ा हमला करता है, जो सीधा मुंडस पर जा गिरता है। डांटे और वर्जिल भी उसकी जद में आते आते बच जाते हैं। आर्गोस एक्स कुछ समझ पाता उससे पहले ही मुंडस अचानक उसके पीछे आ खड़ा होता है। वो आर्गोस एक्स का जिस्म चीरकर एरियस को उसके अंदर से बाहर निकाल फेंकता है। इसके बाद आर्गोस एक्स कमजोर पड़ जाता है और मुंडस देखते ही देखते उसका सिर काटकर उसे जान से मार देता है। ये सब देखकर एरियस कहता है, 25 बार मरना पड़ा सिर्फ कुछ पलों के लिए, सौदा बुरा नहीं था। और ये अल्फाज कहने के बाद एरियस भी वहीं मर जाता है। दूसरी तरफ डांटे और वर्जिल फोर्स एज तक पहुंचने ही वाले होते हैं कि मुंडस आर्गोस एक्स का कटा हुआ सिर उनके सामने फेंक देता है। अगले ही पल डीमंस दोनों भाइयों को चारों तरफ से घेर लेते हैं। डांटे मुंडस को देखकर कहता है, मैंने सोचा था तुम्हारा कद ऊंचा होगा। मुंडस कहता है, नेलो एंजेलो, अगर मैं तुम्हें सही रास्ता ना दिखाता तो तुम भी इस बेवकूफ की तरह बेवकूफाना बातें कर रहे होते। वर्जिल गुस्से से कहता है, बहुत हुआ, मैं सच जान चुका हूँ। मेरी मॉम को मारने वाले और मुझे बेहिसाब दर्द देने वाले सिपाही तुमने ही भेजे थे। तुमने मुझे बहकाकर अपना वफादार पालतू कुत्ता बना दिया। मुंडस जवाब देता है, सिर्फ कुत्ता नहीं, ताकतवर कुत्ता। आज तुमने माकाई के सबसे बड़े दुश्मन को मेरे हवाले करके अपने बाप की बनाई दीवार
भी गिरा दी। अब धरती हमारे लिए बिल्कुल तैयार है। आर्गोसैक्स तबाही के जरिए हमें बर्बाद करना चाहता था। माकाई तभी बचेगा जब माकाई के सभी बेटे एक साथ खड़े होंगे। मैंने आज तक जो भी किया वर्जिल, वो तुम्हारे अंदर की इंसानी कमजोरी को खत्म करने के लिए किया। वर्जिल फौरन कहता है, तुम पर भरोसा करने की गलती दोबारा नहीं करूंगा। मेरे बाप के धोखे का बदला लेने के लिए तुम मुझे गुलाम बनाकर रखना चाहते थे। मुंडस जवाब देता है, अगर मेरे दिल में बदले की ख्वाहिश होती तो मैं तुम्हें अपनी कैद से आजाद क्यों करता, तुम्हें ट्रेन करके तुम्हारी असली ताकत तक क्यों पहुंचाता। वर्जिल पूछता है, अगर बदला नहीं तो फिर तुम्हें चाहिए क्या। मुंडस कहता है, तैयारी। मैंने जो कुछ किया इसलिए किया ताकि तुम मेरा राइट हैंड बनकर धरती पर हमारे हमले की अगुवाई करो, ताकि हम दोनों मिलकर दोनों दुनियाओं पर राज करें। डांटे फौरन कहता है, इसकी बात मत सुनना, ये दोबारा तुम्हें गुमराह कर रहा है। वर्जिल मुंडस से कहता है, इतनी आजादी तुम कभी किसी को नहीं दोगे। मुंडस जवाब देता है, किसी और को तो कभी नहीं, लेकिन स्पार्डा को। मैंने तुम्हारे बाप के बारे में तुमसे कभी झूठ नहीं कहा। वो मेरे खिलाफ होकर भी हमेशा मेरा वफादार रहा। दरअसल मैं ही अपना असली मकसद भूल गया था। डांटे गुस्से से कहता है, झूठ बोलना बंद करो। डैड तुमसे नफरत करते थे। धरती के चारों तरफ दीवार उन्होंने तुमसे बचाने के लिए ही खड़ी की थी। मुंडस जवाब देता है, तुम अपने बाप के बारे में कुछ नहीं जानते, असली स्पार्डा के बारे में। फिर मुंडस हमें पास्ट में ले जाता है। वो बताता है, तुम्हारा बाप आर्गोसेक्स के राज में एक महान और जाबाज योद्धा के रूप में पूरे मकाई में मशहूर था। उन दिनों मैं खुद भी आर्गोसेक्स के दरबार में एक हाई प्रीस्ट था। उसके राज में मैंने अपनी आंखों से तबाही देखी। अय्याशी और भ्रष्टाचार की सारी हदें पार हो चुकी थीं। मकाई का खून इतनी आसानी से बहाया जा रहा था जैसे वो धरती के मामूली इंसान हो। फिर तकदीर ने मुझे चुना ताकि मैं मकाई को तरक्की की राह पर ले जाऊं। मैंने मकाई को तबाही की जलती लपटों से निकालकर तरक्की की मिसाल बना दिया। लेकिन इस सांप का सिर कुचलना जितना मुश्किल था, उतना ही मुश्किल इस दुनिया को संभालना भी था। आर्गोसेक्स के नाम पर जान लेने और देने वाले भटके हुए बागियों की कोई कमी नहीं थी। स्पार्डा ही था जो इस तरक्की की राह पर सबसे पहले मेरा साथ देने आया। वो अच्छी तरह समझता था कि मकाई को मार्गदर्शन की जरूरत है। तुम्हारे बाप की अगुवाई में मेरी आर्मी ने एक के बाद एक न जाने कितनी जंगें जीती। वो मेरा सबसे सच्चा योद्धा था जिसके कदम कभी नहीं डगमगाए। साथ मिलकर हमने मकाई को उसका खोया हुआ सम्मान वापस दिलाया। लेकिन जब हमारा दिमाग दिन रात सिर्फ दुश्मनों को हराने में लगा रहे तो हमें दोस्तों की भीड़ में भी दुश्मन नजर आने लगते हैं। स्पार्डा को लगा कि मैं मकाई को उस तरह नहीं चला रहा जैसे मुझे चलाना चाहिए। मेरा ध्यान मकाई पर नहीं, सिर्फ जंगे लड़ने और जीतने पर था। डांटे फौरन कहता है, लगता है तभी उन्होंने तुम्हारी पत्थर जैसी तशरीफ पर लात मार दी। लेकिन मुंडस बोलता रहता है, उसने मुझे समझाने के लिए अपना पूरा जोर लगा दिया और फिर हारकर मेरे सबसे महान योद्धा ने मेरे खिलाफ तलवार उठा ली। मकाई का ऐसा कोई महाद्वीप नहीं जहां हमने जंग न लड़ी हो। दोनों एक से बढ़कर एक थे। मुकाबला बराबरी का था। आखिरकार स्पार्डा ने मेरी महत्वाकांक्षाओं पर लगाम लगाने के लिए आखिरी रास्ता चुना, बैरियर खड़ा करने का फैसला। वही बैरियर जो डीमन वर्ल्ड और ह्यूमन वर्ल्ड के बीच अब नहीं रहा था। डांटे फौरन कहता है, बोल तो ऐसे रहे हो जैसे उन्होंने दीवार तुम्हारे लिए खड़ी की थी। उन्होंने धरती के करोड़ों लोगों को बचाने के लिए ये सब किया था, तुमसे बचाने के लिए। मुंडस कहता है, स्पार्डा को शुरू से ही धरती से अजीब सा लगाव था। अगर कोई इंसान रेत में वजन धकेलती चींटी को बड़े ध्यान से देखे तो ये मत समझना कि उसे चींटी की परवाह है। मैं तुम्हारी माँ को नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर जानता हूँ कि वो कैसी रही होगी। बेहद खूबसूरत जरूर रही होगी। आखिर खूबसूरत खिलौना ही तो ध्यान खींचता है। और जब उस खिलौने से खेलकर उसका दिल भर गया तो उसने ईवा को उसकी किस्मत पर छोड़ दिया, और तुम दोनों को भी। डांटे गुस्से से कहता है, अपनी गंदी जुबान से मॉम का नाम मत लेना। डैड उनसे बहुत प्यार करते थे और हमसे भी। वर्जिल फौरन कहता है, अगर वो हमसे प्यार करते तो हमें कभी छोड़कर नहीं जाते। मुंडस कहता है, स्पार्डा जैसा ताकतवर मकाई किसी इंसान जैसी मामूली प्रजाति से कभी प्यार नहीं कर सकता। आखिर कितने साल रहा वो तुम्हारी माँ के साथ? 5 साल, 10 साल? मेरे साथ उसने सदियां बिताई हैं। डांटे वर्जिल से कहता है, ये तुम्हें बरगलाने की कोशिश कर रहा है, यही मॉम का कातिल है। मुंडस जवाब देता है, उसे तो मरना ही था। देखो, तुम्हारी माँ की वजह से तुम्हारे भाई के अंदर कमजोर इंसानी जज्बात कितने भर गए हैं। मैं तुम दोनों को यहाँ लाना चाहता था। कम से कम मैंने स्पार्डा के एक वारिस को तो लायक बना दिया। मैंने तुम्हें स्पार्डा का सच्चा वारिस बना दिया है। अब तुम्हें मेरे साथ धरती पर चलना है। वर्जिल अपनी म्यान से तलवार निकालते हुए कहता है, तुम्हारे लिए मैंने आज तक जितना खून बहाया है उससे कहीं ज्यादा अब बहेगा। और फिर देखते ही देखते लड़ाई शुरू हो जाती है। लेकिन जितनी जल्दी लड़ाई शुरू होती है उतनी ही जल्दी खत्म भी हो जाती है। आखिर ये दोनों स्पार्डा के बेटे जो थे। फिर दोनों भाई तलवार के पास पहुंचते हैं। डांटे वर्जिल से कहता है, हमें अभी इससे लड़ने की जरूरत नहीं, हमें धरती पर वापस जाना चाहिए। हम दोनों रिफ्ट बंद कर देंगे ताकि ये वहां ना आ सके। हम अपना बदला जरूर लेंगे, लेकिन अभी नहीं। इस बदले की आग में अंधा होकर मैं पहले ही बहुत कुछ खो चुका हूँ। अब मैं तुम्हें दोबारा नहीं खोना चाहता। इतनी मुश्किल से तो तुम मुझे मिले हो। वर्जिल जवाब देता है, तुम समझे ही नहीं छोटे भाई। चाहे कुछ भी हो, मुंडस ने एक बात सच कही है, हमारे डैड ने हम तीनों को अकेला छोड़ दिया। अपनी हिफाजत सिर्फ वही कर
सकता है जिसके पास ताकत हो। मैं इतना ताकतवर बन सकता हूँ कि कोई मुझे हरा ना सके। अब मैं अपनी दुनिया से लड़ना नहीं चाहता, उस पर राज करना चाहता हूँ। डांटे हैरानी से पूछता है, क्या तुम सच में इसे चुन रहे हो? वर्जिल जवाब देता है, नहीं, मैं माकाई को चुन रहा हूँ, अपने घर को। और फिर पता नहीं क्यों दोनों भाइयों के बीच एक बार फिर लड़ाई शुरू हो जाती है, लेकिन इस बार नतीजा कुछ और ही निकलता है। हम वर्जिल की तलवार को डांटे के जिस्म के आर पार देखते हैं। फिर वर्जिल अपने बाप की तलवार उठाता है, डांटे को गिरेबान से पकड़कर कहता है, उस रात अगर हम दोनों एक दूसरे की जगह पर होते तो क्या हमारा अंजाम अलग होता? क्या तुम मेरी जिंदगी जीते और मैं तुम्हारी? लेकिन अगले ही पल वर्जिल मुंडस को बेवकूफ बनाते हुए अपनी शक्तियों से डांटे को पूरी रफ्तार से पोर्टल की तरफ फेंक देता है, सीधा ह्यूमन वर्ल्ड की तरफ। फिर वर्जिल अपने बाप की तलवार से एम्यूलेट को अलग कर देता है और पोर्टल बंद होने लगता है। ये देखकर मुंडस चिल्लाता है, नहीं! वर्जिल पूरी रफ्तार से एम्यूलेट को डांटे की तरफ फेंक देता है। डांटे एम्यूलेट पकड़ लेता है और मुंडस उसे पकड़ पाता उससे पहले ही पोर्टल दोबारा बंद हो जाता है। मुंडस वर्जिल से पूछता है, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? वर्जिल जवाब देता है, इंसानों के बारे में तुमने जो कुछ कहा वो सब सच था। मैं तुम्हारा एहसानमंद हूँ कि तुमने मेरे अंदर के इंसान को मार दिया, लेकिन तुमने एक गलती कर दी। तुम्हें मेरी मॉम को नहीं मारना चाहिए था। माकाई धरती पर हमला जरूर करेगा, लेकिन तब जब मैं किंग बनूंगा। मुंडस को वर्जिल के अंदर स्पार्डा की झलक दिखाई देती है। वो कहता है, तुम बिल्कुल अपने बाप पर गए हो, तो हो जाए, देखते हैं बेटा अपने बाप की हार को जीत में बदल पाता है या नहीं। और फिर किंग मुंडस और वर्जिल के बीच पूरी ताकत से जंग शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ हम मैरी आर्कम को देखते हैं, जो वो अधूरी वीडियो पूरी कर रही होती है जो उसने कैद में देखी थी। यही हमें पता चलता है कि मैरी का फादर कोई और नहीं बल्कि जेस्टर था। वीडियो में जेस्टर कहता है, वाह क्या बात है मैरी, बेटी अपने पिता से मिलने आ रही है, मुलाकात यादगार होनी चाहिए। और फिर वो शैतानों की तरह जोर जोर से हंसने लगता है। आखिर में हम जख्मी डांटे को देखते हैं, जो खुद से कहता है, वादा करता हूँ वर्जिल, एक दिन हम दोनों भाई दोबारा साथ जरूर होंगे, हमेशा के लिए।